Hey guys, what's up? Welcome to another lecture of Accounts Fast Track course और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं admission of a partner. It's a very important unit. Actually, this entire chapter of partnership is a very important thing. And आज हम लोग बात करेंगे कि जब भी कोई एक नया पार्टनर फर्म में एडमिट किया जाता है तो क्या क्या इश्यूज होते हैं और उनको कैसे कैसे डील किया जाता है. ऑलराइट सर, तो इनकमिंग पार्टनर अपने साथ दो चीजें लाता है. एक तो कैपिटल लाता है, एक शेयर ऑफ गुडविल लाता है. अब ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, इसका रीजन पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है इन माय रेगुलर कोर्स. नाउ क्या क्या इश्यूज डील करने पड़ते हैं आपको जब भी कोई एक पार्टनर एडमिट होता है. तो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना होता है, आपको गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होता है, आपको गुडविल का एडजस्टमेंट करना होता है, आपको गेन या लॉस अराइजिंग फ्रॉम रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज करना होता है, उसका एडजस्टमेंट करना होता है, आपको रिजर्व्स, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का एडजस्टमेंट करना होता है और आपको कैपिटल का एडजस्टमेंट करना होता है. राइट. सी द थिंग इज कि इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट्स थोड़े से लिमिटेड हैं और क्वेश्चंस की वैरायटी काफी हो जाती है. क्वेश्चंस की वैरायटी भी बेसिकली एक टाइप की ही होती है. राइट. तो मैंने क्या सोचा है कि मैं अभी आपको जल्दी से एक बार आई क्विकली टेक यू थ्रू द कॉन्सेप्ट कि आपको एक एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में क्या क्या इश्यूज होते हैं, कैसे कैसे क्या क्या होता है. तो ये थियोरेटिकल एक रिविजन आपके पास हो जाएगा कि अच्छा ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं. उसके बाद वील हैव लाइक 5 to 6 क्वेश्चंस आई हैव सिलेक्टेड. तो उन क्वेश्चंस को फिर मैं आपको करा के और थोड़ा सा इसको पक्का करा दूंगा. राइट. तो आज की क्लास थोड़ी सी शायद लंबी चलेगी, 1 घंटे में खत्म नहीं होगी, बिकॉज आई वांट टू कंप्लीट दिस एंटायर एडमिशन टुडे इटसेल्फ. तो हम लोग पहले पूरा थियोरेटिकली इसको रिवाइज कर लेंगे, एक बार सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग एक साथ इसके क्वेश्चंस करने लगेंगे. क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको थोड़े बहुत और कॉन्सेप्ट्स बता दूंगा. ठीक है सर. तो आइए. Now, determination of profit and determining the new profit in profit sharing ratio, इसमें कुछ नहीं होता है. जो जैसा क्वेश्चन कह रहा है ये प्योरली इंग्लिश और मैथ्स है आपकी. ठीक है. तो इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ के आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिटरमिन करना होता है. इसमें कोई भी नई वाली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ऑलराइट. गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो समझाने का एक तरीका जो मेरा है, जो यूजुअली आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, ये बाकी टीचर्स आपको उस तरह से नहीं समझाएंगे. वो तरीका ये है कि सर अगर आपके पास सपोज 3 मोबाइल फोन्स हैं, अगर आपके पास 3 मोबाइल फोन्स हैं, यू हैव 3 फोन्स, आपने किसी को एक दे दिया, आपने किसी को एक दे दिया, तो आपके पास 2 मोबाइल फोन्स बचे, आपके पास 2 मोबाइल फोन्स बचे. ठीक. इसको अगर ऐसे लिखा जाए, आपके पास पहले 3 मोबाइल फोन्स थे, अब आपके पास 2 मोबाइल फोन्स हैं, मतलब आपने किसी को एक दिया, मतलब आपने किसी को एक दिया. इसको अगर और दूसरी तरीके से लिखा जाए कि अब आपके पास कितने मोबाइल फोन्स हैं, 2. आपके पास पहले कितने मोबाइल फोन्स थे, 3. 2 - 3 इज इक्वल टू -1. मतलब आप हमेशा करोगे न्यू माइनस ओल्ड, आप हमेशा करोगे न्यू माइनस ओल्ड. आपकी अभी की पोजीशन क्या है, आपके पास 2 ही फोन्स हैं. आपकी पहले की पोजीशन क्या थी, आपके पास 3 फोन्स थे. मतलब आपने 1 फोन का सैक्रिफाइस किया, आपने 1 फोन का सैक्रिफाइस किया एंड दैट सैक्रिफाइस इज डिनोटेड बाय दिस माइनस साइन ओवर हियर. इट्स वेरी लॉजिकल, इट्स वेरी कॉमन सेंस वाली चीज. ठीक है. आई हैव सीन स्टूडेंट्स याद करने की कोशिश करते हैं कि एडमिशन में तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का न्यू माइनस ओल्ड होता है या ओल्ड माइनस नहीं होता है. पता नहीं, मुझे तो याद भी नहीं रहता है. आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू, इट्स वेरी लॉजिकल, इट्स वेरी लॉजिकल. ऑलवेज यू हैव टू डू न्यू माइनस ओल्ड. अगर आपका आंसर माइनस में आ रहा है तो मतलब वो सैक्रिफाइस है. ठीक है. अब आपने जिसको एक फोन दिया, आप उसके बारे में सोचो, उसके पास अब नई पोजीशन क्या है, उसके पास एक फोन है, पहले उसके पास एक भी फोन नहीं था, ओल्ड पोजीशन उसकी 0 फोन्स. 1 - 0 इज +1. ठीक है. क्योंकि ये +1 आया है इसलिए इस वाले बंदे ने एक फोन गेन किया है. आपके पास क्योंकि -1 आया है इसलिए आपने एक फोन को सैक्रिफाइस किया है, आपने एक फोन का सैक्रिफाइस किया. इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी लॉजिकल. ठीक है. तो ऑलवेज यू हैव टू डू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर. अगर आपका जो आंसर है वो नेगेटिव में आ रहा है मतलब आपने सैक्रिफाइस किया है, अगर आपका आंसर पॉजिटिव में आ रहा है तो आपने गेन किया है. ठीक है. इवेंचुअली क्वेश्चंस के साथ हमें और समझ में आ जाएगा. ठीक है. ओके. नाउ वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल. गुडविल जब भी कोई अपना पार्टनर आता है, जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो वो गुडविल लाता है, अपना शेयर ऑफ गुडविल लाता है. उसका शेयर ऑफ गुडविल को एडजस्ट करने के 5 तरीके होते हैं. या तो वो गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल प्राइवेटली ले आए, तो अगर प्राइवेटली लाके उसने पार्टनर्स को दे दिया तब तो उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करने की कोई जरूरत ही नहीं है. ठीक. दूसरा, वो गुडविल कैश में लाया और गुडविल को बिजनेस में रिटेन करके रखा गया. ठीक है. गुडविल को बिजनेस में रिटेन करके रखा गया. तो जब पार्टनर का एडमिशन होता है तो जर्नल एंट्री आप क्या पास करोगे, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो कैश लाया. ठीक है. तो बैंक तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैश का बैलेंस बढ़ा. कैश इज एन एसेट, एसेट का बैलेंस बढ़ता है तो उसको डेबिट करते हैं. कैश बैंक अकाउंट डेबिट. कितने अमाउंट से, एक तो आपने एक शेयर ऑफ कैपिटल से
और उसके शेयर ऑफ गुडविल से, ठीक है, उसके शेयर ऑफ गुडविल से। टू इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, तो ये उसके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया। नाउ इसका जो शेयर ऑफ गुडविल आया है, इसका जो शेयर ऑफ गुडविल आया है, ये पुराने पार्टनर्स में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है। ये जो नया पार्टनर गुडविल का शेयर लाता है, ये पुराने पार्टनर्स में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सी नाउ दिस इज रिवीजन, तो आई एम अज्यूमिंग ये सारी चीजें आप लोगों को पता है, ऑलराइट। मैं आप लोगों के साथ साथ ये बोल रहा हूं तो आपको रिकलेक्ट होगा, आपको रिकलेक्ट होगा, हाँ यार ऐसा होता था, ठीक है। तो जो भी इनकमिंग पार्टनर होगा वो अपना जो भी शेयर ऑफ गुडविल लाएगा, वो उसका शेयर ऑफ गुडविल पुराने पार्टनर्स में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये हो जाएगा इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल इंडिविजुअली इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, ये कैश से बुक्स ऑफ अकाउंट्स डेबिट तो हो गई, लेकिन क्या उसके बाद आपने कहीं पर भी इस गुडविल के अमाउंट से कैश अकाउंट को या बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया? नहीं किया, ठीक है। तो मतलब ये गुडविल वाला पैसा आया, ये गुडविल वाला पैसा आया और बिजनेस में पैसा रिटेन्ड है। अब आप बोलोगे सर यहां पर तो पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर एंट्री की हुई है। हाँ, वो पार्टनर्स के कैपिटल में ही ट्रांसफर एंट्री की है, ठीक है, वो सिर्फ कैपिटल्स के थ्रू ट्रांसफर एंट्री की गई है, लेकिन जो कैश आया है, जो गुडविल के अगेंस्ट में कैश आया है, वो कैश तो आपने नहीं दिया ना पार्टनर्स को, आपने इनकमिंग पार्टनर के कैपिटल को डेबिट करके सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल्स को क्रेडिट कर दिया, दैट्स इट। लेकिन कैश आपने बिजनेस में रिटेन रखा। Note, if some balance of the previously purchased goodwill is being shown in the books of accounts at the time of admission of a new partner, such balance is transferred to the old partner's capital account in their old profit sharing ratio। अब देखो ये वाली चीज यहां पर याद रखनी है, अक्सर स्टूडेंट्स को इसमें ये भी दिक्कत आती है, सर कब सैक्रिफाइसिंग रेशियो यूज करना है, कब ओल्ड रेशियो यूज करना है, कब न्यू रेशियो यूज करना है, ये बड़ी प्रॉब्लम होती है, राइट। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, कोई भी चीज पुरानी जो होती है, कोई भी पुरानी चीज पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में जाएगी। अगेन, कोई भी पुरानी चीज पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में जाएगी, ठीक। एडमिशन से पहले अगर आपकी बैलेंस शीट में गुडविल का कुछ बैलेंस दिख रहा है, मतलब ये तो पुरानी गुडविल है ना, ये तो पुराने पार्टनर्स ने अर्न की हुई है, पुराने पार्टनर्स ने खरीदी हुई है ना, तो अब इसको जो राइट ऑफ करोगे वो आप वो पुराने पार्टनर्स में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करोगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में नहीं, ठीक है ना, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अगेन इन सबका क्या लॉजिक है, ये सारी की सारी चीजें डिटेल में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अपने रेगुलर कोर्स में, ठीक है। अभी आप लोगों को सिर्फ रिविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बस मैं प्रोसेसेस बता रहा हूं, मेथड्स बता रहा हूं, ठीक है, बहुत ज्यादा डीप में लॉजिक में नहीं जा रहा हूं, ठीक। कोई भी नई चीज जो होगी वो नए पार्टनर्स में उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जाएगी, ठीक है। नई चीज नए पार्टनर्स में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, पुरानी चीज पुराने पार्टनर्स में पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और जो भी एडजस्टमेंट्स होते हैं ऑन द इनकमिंग ऑफ अ पार्टनर, ऑन द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, वो सारे पुराने पार्टनर्स में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब आप ये देखिए, अब आप एक बात बताओ मुझे, चलो आएंगे उस पर तो देखेंगे। Goodwill premium, goodwill या premium for goodwill is brought in by cash or check by the new or incoming partner and is withdrawn by the sacrificing partners fully or partly, ठीक है। तो पहली एंट्री तो यही होगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकमिंग पार्टनर, ये अपना कैपिटल और अपना गुडविल का शेयर लाया, उसके बाद इस शेयर को हम लोग पुराने पार्टनर्स में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ट्रांसफर करेंगे, तो हम लोगों ने ये भी कर दिया, हम लोगों ने ये ट्रांसफर कर दिया, और उसके बाद इन पुराने पार्टनर्स ने क्या किया, इसको फर्म से विथड्रॉ कर लिया, मतलब इनके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे और कैश अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो मतलब पैसा आया और पैसा गुडविल वाला विथड्रॉ कर लिया गया। दूसरा, व्हेन गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड, ब्रॉट इन काइंड का क्या मतलब होता है कि 30,000 सपोज गुडविल का शेयर लाना था, किसी भी नए पार्टनर को 30,000 रुपए का गुडविल का शेयर लाना था, वो 30,000 के बदले उसने 30,000 का कोई एसेट ला दिया फर्म में, ठीक है। तो गुडविल आपकी इन काइंड आ गई, तो जितना कैपिटल लाए उससे आप कैश बैंक को डेबिट करो, और जितना गुडविल लाए, जितना गुडविल के अगेंस्ट में आप कोई एसेट लाए उससे वो एसेट डेबिट कर दो, ठीक है। फर्म में कैश तो नहीं आया लेकिन फर्म में एसेट आ गया। टू इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक। उसके बाद गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल इज नॉट ब्रॉट इन फुल और पार्ट बाय द न्यू और इनकमिंग पार्टनर, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब वो पूरा का पूरा कैश नहीं ला पाता है तो जितनी भी डेफिशिएंसी होती है उसको पार्टनर के हम लोग कैपिटल अकाउंट या क्रेडिट अकाउंट से डेबिट करते हैं और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को उनके अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, ठीक है। So sometimes the incoming partner is unable to bring his share of goodwill in cash or kind. In such a situation, the adjustment is still made through the capital account of the incoming partner. If the capital account is maintained using the fixed capital method, then the adjustment of goodwill is made through the current account of the incoming partner.
ठीक। और उसके बाद एक चीज होती है सर हिडन गुडविल। तो हिडन गुडविल निकालने का एक बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा फॉर्मूला होता है। अगेन हिडन गुडविल का क्या लॉजिक होता है वो सारी चीजें हम लोग रेगुलर कोर्स में कर चुके हैं, अगर आप वो देना चाहते हो तो आप रेगुलर कोर्स ले सकते हो। यहां पर रिविजन करते समय विल बी फोकसिंग ऑन एग्जाम्स, एग्जाम में कभी आपसे हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट नहीं पूछा जाएगा, बस हिडन गुडविल की कैलकुलेशन पूछी जाएगी। तो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक यू थ्रू दैट, ऑलराइट। तो हिडन गुडविल का फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला ये होता है इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ द शेयर ऑफ द पार्टनर। इनकमिंग पार्टनर मतलब सपोज कोई पार्टनर आपके पास आया, जैसे रणवीर सारा और मेरी पार्टनरशिप फर्म है, रोहित शेट्टी को हम लोगों ने बुलाया, रोहित शेट्टी से कहा कि आप अपना 1 लाख रुपए का कैपिटल लाएंगे। तो रोहित शेट्टी का 1 लाख रुपए का कैपिटल हो गया, उसको कितना शेयर देंगे हम लोग प्रॉफिट का, टोटल प्रॉफिट का 1/4 शेयर देंगे, तो उसका रेसिप्रोकल मतलब 4/1। तो यहां पर आपका आ जाएगा 4 लाख, यहां पर आ जाएगा आपका 4 लाख, ठीक है। सपोज रणवीर सारा और मेरा मिलाकर, रणवीर सारा और मेरा हम तीनों पार्टनरशिप फर्म्स में थे, हमारे जो कैपिटल थे वो थे 25,000 और 25,000। तो हम तीनों के कैपिटल्स कितने हो गए टोटल मिला के 75,000, ठीक है। 75,000 इंटू 75,000 प्लस दिस 1 लाख। तो अब टोटल कैपिटल हमारा कितना हो गया, जब रोहित शेट्टी का कैपिटल आ गया तो 75,000 तो रणवीर सारा और मेरा था 75,000, रोहित शेट्टी का टोटल कैपिटल कितना हो गया 1 लाख। तो अब टोटल फर्म का कैपिटल कितना हो जाएगा उसको हम लोग लेस करेंगे, टोटल कैपिटल आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द कैपिटल ब्रॉट इन बाय द इनकमिंग पार्टनर। तो 75,000 प्लस 1 लाख, तो 1,75,000 यहां से माइनस करेंगे, और 4 लाख माइनस 1,75,000 जो भी बचता है वो आपकी वैल्यू ऑफ गुडविल हो जाएगी। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट इनकमिंग, दिस इज हाउ यू कैलकुलेट हिडन गुडविल, ठीक है। तो आइए इस पर एक क्वेश्चन है हिडन गुडविल पर, तो हम लोग वो क्वेश्चन करते हैं। A and B are in partnership sharing profits and losses equally. The balance sheet of Messrs A and B as on 31st December 16 was as follows. कैपिटल अकाउंट्स दिए हुए A B के, ट्रेड पेबल्स दिया है, सन्ड्री फिक्स्ड एसेट्स दिए, इन्वेंट्रीज दिए, बैंक दिया है। वेरी गुड, ठीक है। हमारी मेथोडोलॉजी हमेशा एक ही रहती है कि हम पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसके बाद आकर हम लोग कुछ और करते हैं। On 1st January 2017, they agreed to take C as 1/3 partner to increase the capital base to 1,35,000. C agrees to pay 60,000 rupees. Show the necessary journal entries and prepare partners' capital accounts. ठीक है, तो अब आप लोग देखिए 45 प्लस 45 कितना हो गया आपका 90,000 हुआ, 90,000 हुआ। टोटल कैपिटल कितना चाहिए इसको 1,35,000 चाहिए, टोटल कैपिटल 1,35,000 चाहिए। तो 135 माइनस 90, 45,000 का कैपिटल और चाहिए, 45,000 का कैपिटल और चाहिए। सी 60,000 दे रहा है, सी जो है वो 60,000 दे रहा है, मतलब 60,000 माइनस 45,000, 15,000 की इसकी गुडविल है, 15,000 की इसकी गुडविल है। आई होप ये वाली चीज सबको समझ में आ रही है। 15,000 की गुडविल सी की है, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड। तो ये हिडन गुडविल का क्वेश्चन नहीं है, ये इसने नॉर्मल क्वेश्चन में ही गुडविल दे दिया, तो अच्छी बात है, ठीक। ओके, हमें करना क्या है, शो द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। शो द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो आइए सर इसको सॉल्व करते हैं। जर्नल एंट्रीज, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट रुपए, क्रेडिट रुपए, ठीक है। तो सबसे पहले जो सी बंदा है ये आपका 60,000 रुपया लाया, सी जो है वो 60,000 रुपये लाया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। सबसे पहला $60,000, ठीक है। अच्छा, इनका क्या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ दिया हुआ है, क्या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। ऑलराइट, बहुत ध्यान से देखिएगा, ए और बी का पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वल है। ए और बी का पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। नया पार्टनर जब सी आ गया तो सी का नया शेयर क्या है 1/3 है, सी का नया शेयर 1/3 है, और क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, ठीक है, और क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है। तो हम लोगों को एकदम समझ में आ रहा है कि ए और बी का
जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो भी इक्वली होगा। एकदम कॉमन सेंस लगानी है, ठीक है। ए और बी का जब पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है और जो क्वेश्चन में और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, एडमिशन के बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्या हुआ उसके बारे में क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, बस इतना बताया कि सी आपका 1/3 प्रॉफिट के लिए आएगा। मतलब ए और बी का जो 1:1 का रेशियो था वो मेंटेन रहेगा, ए और बी का जो 1:1 का रेशियो था वो मेंटेन रहेगा, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर सी आपका 1/3 के लिए आ रहा है, सी आपका 1/3 के लिए आ रहा है, तो मतलब बचा क्या, 2/3 बचा, 2/3 बचा आपका। टोटल प्रॉफिट अगर आपका 1 है और उसमें से 1/3 सी ले जा रहा है, तो आपके पास 2/3 बचा। इस 2/3 को ए और बी 1:1 के रेशियो में शेयर करेंगे, ठीक है। मतलब 2/3/2 और 2/3/2, मतलब 1/3 1/3 1/3 और 1/3। आई होप ये वाली चीज समझ में आ रही है, नहीं तो मैं एक बार फिर भी बता देता हूं आपको। इट्स वेरी सिंपल। टोटल शेयर प्रॉफिट है का 1 है, C's शेयर इज इक्वल टू 1/3, तो रिमेनिंग शेयर 2/3 हो गया। 1 - 1/3 रिमेनिंग शेयर हो गया 2/3, ठीक है। अब ए का नया शेयर, ए का पुराना शेयर क्या था, 1/2, ठीक है। ए और बी इक्वल पार्टनर्स थे, मतलब 1:1 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, ठीक है। मतलब ए का शेयर था 1/2, बी का शेयर था 1/2, तो ए का नया शेयर होगा 1/2 × 2/3, तो दिस विल बी 1/3। बी का नया शेयर होगा 1/2 × 2/3, तो ये भी आएगा आपका 1/3। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए, बी एंड सी विल बी 1:1:1। देख रहे हो आप लोग, सी का 1/3, ए का 1/3, बी का भी 1/3। ऑलराइट, ओके। तो अब जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और बी का देखिए 1:1 है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो A/B का क्या है, 1:1 है, मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी क्या होगा, 1:1 होगा, मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी 1:1 होगा। तो ये वाली बात अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि व्हेनेवर द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज द सेम एज द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज द सेम एज द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। जब भी आपका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम होते हैं, तो जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है दैट इज एज गुड एज द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक, ओके। तो अब यहां पर ये हो गया आपका नरेशन, आप लोग लिख सकते हो। नेक्स्ट जर्नल एंट्री में लिखूंगा, सी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से, इसके शेयर ऑफ गुडविल से। कितनी इसकी गुडविल थी, 60,000 माइनस 45,000, ठीक है। 15,000 का इसका गुडविल का शेयर था और वो एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट में, एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा सर 7,500 और ये 7,500। आगे क्या कुछ और भी है, ओके। अभी देखो, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें लिखा है कि on 1st January 17 they agreed to take C as 1/3 partner to increase the capital base to 1,35,000, मतलब टोटल कैपिटल इनको 1,35,000 चाहिए, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा, टोटल कैपिटल इनको 1,35,000 चाहिए। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, ए का कैपिटल 45,000, बी का कैपिटल 45,000, सी का कैपिटल 60,000, सी 60,000 लाया, सी के कैपिटल में हम लोगों ने रखा सिर्फ 45,000। देखो, सी 60,000 लाया तो सी के कैपिटल को 60,000 से क्रेडिट किया, सी के कैपिटल को 15,000 से डेबिट कर दिया, मतलब सी के कैपिटल में अब कितना बैलेंस है, 45,000 का बैलेंस है, ठीक है, 45,000 का बैलेंस है। लेकिन ये जो 15,000 है ये 7,500 और 7,500 चला गया इनके में, ए और बी में। तो अब ए का नया कैपिटल क्या हो गया, 45,000 प्लस 7,500, बी का नया कैपिटल क्या हो गया, 45,000 प्लस 7,500 और सी का कैपिटल है 45,000, ठीक है। तो दिस कितना हो गया, 45,000 प्लस 7,500, ये आया 52,500, ये भी 52,500 और ये 45,000, तो टोटल आपका कितना आ जाएगा,
52,500 प्लस 52,500 प्लस 45, ये आता है आपका 1.5 लाख, ये आता है आपका 1.5 लाख। ठीक है, हमें कैपिटल बेस कितना चाहिए था? हमें कैपिटल बेस चाहिए था 1,35,000। तो ये जो एडिशनल 15,000 आया है, ये जो एडिशनल 15,000 आया है, जाहिर सी बात है कि इसको ओल्ड पार्टनर्स को विथड्रॉ करना होगा। ठीक है, जाहिर सी बात है कि इस गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स को विथड्रॉ करना होगा। तो नेक्स्ट एंट्री हम लोग करेंगे इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 7,500 टू बैंक अकाउंट बीइंग goodwill share withdrawn, being goodwill share withdrawn। अब आपका 1,35,000 का कैपिटल बेस बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है, अब आप लोगों का 1,35,000 का कैपिटल बेस बनकर तैयार होगा। तो आप समझ रहे हो कि कैसे क्वेश्चन आपको हिंट देता है कि आपको गुडविल विथड्रॉ करनी है। इट्स नॉट कि क्वेश्चन आपको हमेशा बताएगा कि गुडविल इज टू बी विथड्रॉन, ये मतलब 11th-12th नहीं चल रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के आपको समझना होगा कि हमें गुडविल को विथड्रॉ करना है। क्वेश्चन ने कहा था कि 1,35,000 का ही कैपिटल बेस चाहिए, मतलब जितना भी एक्सेस कैपिटल है उसको विथड्रॉ करो, जितना भी एक्सेस कैपिटल है उसको विथड्रॉ करो। ठीक है ना, ओके ग्रेट। हमने जर्नल एंट्रीज कर दी, हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स भी बनाने हैं। तो आइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स भी बना लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, पर्टिकुलर्स, ओ तीन होंगे ना, particulars A B C, particulars A B C by balance brought down कितना 45। उसके बाद C आया बाई बैंक, कितना लाया 60 लाया, C लाया 60,000। तो ये एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। उसके बाद सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ आएगा टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, और यहां पर आ जाएगा बाई सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक, बाई सीज कैपिटल कितना कितना 7,500 और यहां पर 15,000, यहां पर आपका आ जाएगा 15,000, नहीं गलत किया, 7,500 और ये 7,500। ठीक है ना, बाई सीज कैपिटल 7,500 और 7,500। और कुछ इन्होंने विथड्रॉ किया टू बैंक, तो यहां पर आ जाएगा टू बैंक 7,500 7,500, ये आ जाएगा। और कुछ बस, तो टू बैलेंस कैरीड डाउन, टू बैलेंस कैरीड डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन। तो यहाँ पर तो 60,000 है, ठीक, यहाँ पर भी 60,000 होगा, तो यहाँ 45,000 हो जाएगा। यहाँ कितना है 45 प्लस 7,500 52,500, यहाँ पर 52,500, यहाँ 45,000, यहाँ 52,500 52,500 और यहाँ पर 45,000। तो इस तरह से हम लोगों का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है सर अपने पास एडजस्टमेंट ऑफ गेन या प्रॉफिट
और लॉस अराइजिंग फ्रॉम रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा पॉइंट होता है, इसमें कुछ नहीं होता है। अगर आपकी वैल्यू अगर आपकी एसेट की वैल्यू आप रीवैल्यू करके बढ़ा रहे हो, इफ यू आर इंक्रीजिंग द एसेट, ऑब्वियसली एसेट अकाउंट विल बी डेबिटेड, तो जाहिर सी बात है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। ठीक है, अगर आप एसेट की वैल्यू को कम कर रहे हो तो जाहिर सी बात है एसेट की वैल्यू आपकी क्रेडिट होगी, एसेट अकाउंट आपका क्रेडिट होगा, रीवैल्यूएशन आपका डेबिट होगा। अगर आपकी लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है, इफ देयर इज एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, जाहिर सी बात है लायबिलिटी विल बी क्रेडिटेड एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड। और अगर आपकी लायबिलिटी में डिक्रीज हो रहा है कुछ, तो आपकी लायबिलिटी डेबिट होगी और रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, अच्छा कई बार ऐसा होता है, जैसे जो भी आप रीवैल्यूएशन करोगे, जब भी आप रीवैल्यूएशन करोगे, अच्छा हाँ एक बात और, जो भी ये रीवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस आएगा, ये पुराने पार्टनर्स में उनके पुराने रेशियो में जाएगा। ठीक है, रीवैल्यूएशन क्यों हो रहा है, रीवैल्यूएशन किस चीज का हो रहा है, जो एसेट्स और लायबिलिटीज एडमिशन से पहले पुराने पार्टनर्स के पास थे उनमें एडजस्टमेंट हो रहा है। ठीक है, आई होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग। मैंने आपको बताया था कि पुरानी चीज़ पुराने पार्टनर्स में पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जाएगी, तो ये जितने भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं, ये एग्जिस्टिंग एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं, ये पुराने पार्टनर्स ने इन एसेट्स को खरीदा है, पुराने पार्टनर्स की ये लाइबिलिटीज़ हैं, राइट। अगेन इसका लॉजिक रेगुलर कोर्स में पूरा बाकायदा समझाया कि क्यों रीवैल्यू करना ज़रूरी होता है, तो क्यों ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जाएगा। अभी आप लोग बस इतना समझिए कि क्योंकि ये पुरानी वाली चीज़ है, तो पुराने पार्टनर्स में पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर किया जाएगा। अच्छा, जब आप एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रीवैल्यू करते हो, तो जाहिर सी बात है कि जो भी आपकी बैलेंस शीट बनेगी उसमें एसेट्स और लाइबिलिटीज अब रीवैल्यूड फिगर्स पर आएंगी। ठीक है, मेनी अ टाइम्स द फर्म डज नॉट वांट टू डू दैट, तो उस केस में हम लोग बनाते हैं मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट दो पार्ट्स में बनता है। शुरू का फर्स्ट हाफ जो होता है वो नॉर्मल रीवैल्यूएशन अकाउंट टाइप का होता है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट से जो भी आपका प्रॉफिट या लॉस आता है आप उसको ट्रांसफर कर देते हो टू दी ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसके बाद उसका सेकेंड पार्ट बनता है where you reverse all the entries that you passed above। ठीक है, तो मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी आप एंट्रीज पास करते हो उसको रिवर्स करोगे, और उसके बाद जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा वो अब नए पार्टनर्स में, चारों पार्टनर्स में या तीनों पार्टनर्स में जो भी नए पार्टनर्स हैं उनके नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, देखो, if the firm wishes to keep showing the assets and liabilities in the balance sheet at old figures, it can make the adjustments to an account called the memorandum revaluation account instead of revaluation account. A memorandum revaluation account is a temporary revaluation account wherein first we make the entries for revaluation of assets and liabilities and transfer the gain or loss to the old partners in their old profit sharing ratio. Therefore, thereafter we reverse those entries and the balance is transferred to all the partners including the new partner in their new profit sharing ratio. All right, अगर अगर किसी भी नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में या बैलेंस शीट में कोई रिजर्व्स हैं, कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं या कुछ एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं, तो उनका एडजस्टमेंट करना होता है। ठीक है, कौन कौन से रिजर्व्स होते हैं, आपके वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व होता है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को आपको राइट ऑफ करना होता है ना। अंडरस्टैंड व्हाट इज अ रिजर्व। रिजर्व बेसिकली क्या है, जो प्रॉफिट P&L अप्रोप्रिएशन से रिजर्व बनता है, तो जो प्रॉफिट आपने पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर नहीं किया है, दैट इज ओनली व्हाट रिजर्व इज, राइट। तो ये जो रिजर्व जो है वो अल्टीमेटली बिलोंग तो पुराने पार्टनर्स को ही करता है, तो रिजर्व का एडजस्टमेंट करना इसलिए जरूरी होता है कि भाई जो भी रिजर्व आएगा वो आपका पुराने पार्टनर्स में उसको बांटो, जो भी रिजर्व के अगेंस्ट में लायबिलिटी है उसको रिकॉग्नाइज करिए, और उसके बाद जो भी कुछ एक्स्ट्रा रिजर्व है उसको ट्रांसफर करो, खत्म करो, राइट। तो दिस अ रिजर्व नोन एज वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व क्यों बनाया जाता है, अगर आपके कोई भी, जैसे आप मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड करते हो अपने वर्कर्स को, आपकी एक पार्टनरशिप फर्म है, आप अपने एम्प्लॉयज़ को मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हो, तो अगर आपके एम्प्लॉय को कोई चोट लग जाती है, कोई बीमार हो जाता है, कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो उसका आपको खर्चा बेयर करना पड़ता है, राइट। तो आप वर्कमैन को कॉम्पनसेट करते हो, उस कॉम्पनसेशन के लिए आप एक रिजर्व बनाते हो, राइट। ऑलराइट, तो रिजर्व तो आपका एस्टिमेट बेसिस पे बनेगा, लेकिन एडमिशन के टाइम पर आपको इस रिजर्व को राइट ऑफ करना होगा, तो रिजर्व के अगेंस्ट आपको एक सॉलिड लायबिलिटी का एस्टिमेट करना होगा। ठीक है, तो जब भी रिजर्व को राइट ऑफ करने की बात आएगी तो एक लायबिलिटी को हमें डिटरमिन करना होगा कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन के टुवर्ड्स हमारी एक्चुअल लायबिलिटी कितनी है। ठीक है, उस लायबिलिटी को रिजर्व से माइनस करके रिजर्व में जितना भी पैसा बचा हुआ होगा वो हम ओल्ड पार्टनर्स में इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ट्रांसफर कर देते हैं। देखिए, when liability for workman compensation is less than the reserve, तो क्या होता है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये तो लाइबिलिटीज में दिख रहा होगा तो डेबिट तो होगा ही होगा, टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, ये अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो भी बचा हुआ है।
ठीक। दूसरा, व्हेन लायबिलिटी फॉर द वर्कमैन कॉम्पनसेशन इज मोर, अगर ज्यादा है, रिजर्व कम का बना हुआ है, लायबिलिटी हमारी ज्यादा की है, तो रिवैल्यूएशन से ले लेते हैं। तो लायबिलिटी तो आप पूरे से ही क्रेडिट करोगे, ठीक है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन आप पूरे से डेबिट करोगे और जितना भी बैलेंस होगा वो आप रिवैल्यूएशन से डेबिट कर लोगे। When liability for workman compensation is equal to the reserve, तब तो कोई पंगा होता ही नहीं है, workman compensation reserve account debit to workman compensation claim. Alright. Now there's something known as investment fluctuation fund या investment fluctuation reserve. तो जब आपकी बैलेंस शीट में एसेट साइड में कुछ इन्वेस्टमेंट्स है, उसी के अगेंस्ट लाइबिलिटी साइड में एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है, ठीक है। पार्टनर के एडमिशन के टाइम पर आप देखते हो कि जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसकी अभी एट प्रेजेंट मार्केट वैल्यू क्या चल रही है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में गिराव उतार चढ़ाव आने को अवॉइड करने के लिए बनाया जाता है, राइट। सपोज आपने 20,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट खरीद रखा है, अब आपको पता है कि यार ये 5,000 से गिर सकता है, तो आपने एक 5,000 का रिजर्व बना के रख लिया, जिससे जब ये गिरे तो हम लोग को अचानक से एक झटका ना लगे, मतलब वी न्यू कि दिस वाज कमिंग, इट्स जस्ट लाइक दैट, राइट। तो अगर 20,000 का आपके पास इन्वेस्टमेंट है, 20,000 का आपके पास इन्वेस्टमेंट है, सपोज आपने 5,000 का उस पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना रखा है, एडमिशन के टाइम पर, एक नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम पर आप उसको देखते हो कि इस इन्वेस्टमेंट की अभी एट प्रेजेंट मार्केट वैल्यू क्या चल रही है, आपको पता लगता है कि ये अब 20 की जगह 18,000 का हो गया है, मतलब एक्चुअल फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट कितना है, ओनली 2,000 का, राइट। आपने रिजर्व 5,000 का बना रखा है, तो आप 2,000 को इस रिजर्व से सेट करोगे और बचा हुआ 3,000 आप ओल्ड पार्टनर्स में उनके पुराने रेशियो में ट्रांसफर कर दोगे, ठीक है। तो एग्जैक्टली एंट्रीज वैसे ही होंगी जैसे वर्कमैन कॉम्पनसेशन की हुई थी। अगर आपका कम है तो ऐसे हो जाएगा, अगर आपका फॉल एग्जैक्टली वही है, इन्वेस्टमेंट में फॉल भी 5,000 का हुआ है, रिजर्व भी आपका 5,000 का बना हुआ है, तो आप इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर दोगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड रिजर्व को डेबिट कर दोगे। या अगर आपकी फॉल इन द वैल्यू इज मोर, अगर आपका इन्वेस्टमेंट 20,000 से गिर के कितना आ गया है, सपोज 14,000 आ गया, तो 6,000 का फॉल हो गया है, लेकिन रिजर्व में आपने सिर्फ 5,000 का बना रखा है, तो आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट करोगे पूरा 5,000 से, रिवैल्यूएशन डेबिट करोगे 1,000 से, और इन्वेस्टमेंट्स को क्रेडिट कर दोगे आप 6,000 से। कई बार प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस आपकी बैलेंस शीट में दिख रहा होता है, तो दैट इज अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। इसको आपको चुपचाप पुराने पार्टनर्स में उनके पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो करना होता है, ठीक है। एसेट साइड में क्या क्या दिख सकता है आपको, एक तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिखता है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस वही जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाली बात हम लोगों ने की थी काफी पहले इस सीरीज के शुरुआत में, या फाइनल अकाउंट्स में हम लोगों ने बात की थी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में। तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जो दिख रहा होता है बैलेंस शीट की डेबिट साइड में, दैट इज द अनरिटन ऑफ पोर्शन ऑफ द एंटायर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट। तो इसको आपको राइट ऑफ करना होता है इन दी ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जाहिर सी बात है, अगर ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस आपका बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिख रहा है, मतलब इसका डेबिट बैलेंस है, इसको राइट ऑफ करने के लिए आप एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को क्रेडिट करते हो और पार्टनर्स को उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डेबिट कर देते हो, ठीक है। साथ ही साथ हो सकता है कि आपको आपकी बैलेंस शीट की डेबिट साइड में डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मिले, दैट इज योर अक्यूमुलेटेड लॉस, तो इसको आप क्रेडिट कर दोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स को आप लोग डेबिट कर दोगे। लास्ट हमारा एडजस्टमेंट आता है सर, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स। कई बार क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि यार एडमिशन के बाद ना जो इनके कैपिटल्स हैं दे शुड बी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। जो इनके कैपिटल्स हैं दे शुड बी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो उसके हिसाब से हम इनके क्लोजिंग कैपिटल्स निकालते हैं, और अगर किसी पार्टनर का कैपिटल कम पड़ रहा होता है तो वो बैंक से अपना पैसा ले आता है, और अगर किसी का कैपिटल ज्यादा आ रहा होता है तो वो बैंक से अपना पैसा ले जाता है, राइट। So sometimes the question mentions that after the adjustments of the assets, liabilities, goodwill, etc., the closing balances of the capitals of the partners should be in their new profit should be in the profit sharing ratio on the basis of the capital of the new partner. अभी question करेंगे तो clear होगा. Therefore, if any partner has excess balance than what is required as per the profit sharing ratio, he or she withdraws it from the firm. Similarly, if any partner is short of the required capital as per the profit sharing ratio, he or she brings it to the firm. The following question, ये काट दीजिए आप, following question, ठीक है. Now, note, in order to understand when to use the new profit sharing ratio, the old profit sharing ratio or the sacrificing ratio, always remember कोई भी पुरानी चीज पुराने पार्टनर्स में पुराने पीएसआर में जाएगी। एग्जांपल्स आपके हो गए रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, पास्ट एडजस्टमेंट्स एटसेट्रा आर ट्रांसफर्ड टू द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कोई भी नई चीज नए पार्टनर्स में नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जाएगी। एग्जांपल, इन केस ऑफ मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन, द प्रॉफिट एंड लॉस ऑब्टेन्ड इन द सेकंड पार्ट इज ट्रांसफर्ड टू द पार्टनर्स इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एंड कोई भी कॉम्पनसेशन सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जाएगा। फॉर एग्जांपल, गुडविल पेड बाय द इनकमिंग पार्टनर टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स फॉर द सैक्रिफाइस इज शेयर्ड बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A and B आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2।
Balance sheet of A and B as on 1st January 18 was as follows. Sundry creditors, bills payable, bank overdraft, capital account A, B. Assets में building, furniture, stock and trade, debtors less provision, investments or cash. C was admitted to the firm on the above date on the following terms. He is admitted for 1/6 share in the future profits and to introduce a capital of 25,000 रुपए. The new profit sharing ratio of A, B and C will be 3:2:1 respectively. C is unable to bring in cash for his share of goodwill. Partners therefore decided to raise goodwill account in the books of the firm. देखो ये पॉइंट आप लोगों के लिए नया है एकदम. They further decide to calculate goodwill on the basis of C's share in the profits and capital contribution made by him to the firm. तो ठीक है, hidden goodwill है ये तो. Furniture is to be written on by 870 and stock to be depreciated by 5%. A provision is required for debtors at 5% for bad debts. A provision would also be made for outstanding wages for 1560. Value of buildings having appreciated be brought up to 29,200. Value of investment is increased by 450 rupees. It is found that the creditors included a sum of 1,400 which is not to be paid off. Prepare the following revaluation partners capital balance sheet of the new firm. ये RTP May 2019 का क्वेश्चन है. अच्छा, तो इस क्वेश्चन में बाकी सारे पॉइंट्स तो हमारे बहुत ज्यादा देखे हुए हैं, ठीक है. सिर्फ एक ये वाला पॉइंट हमारे लिए नया है, थर्ड पॉइंट. C is unable to bring in cash for his share of goodwill. Partners therefore decide to raise goodwill account in the books of the firm. ठीक, ये हम लोगों के लिए एक नया पॉइंट है. तो मैं सिर्फ इसी पॉइंट को समझा दे रहा हूं, बाकी पूरा क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में कर सकते हो. ठीक है, बाकी पूरा क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में कर सकते हो. अच्छा देखो, हम लोगों ने बात की थी कि गुडविल कभी भी जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है उसको कभी भी हम लोग अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं. ठीक है, हम लोगों ने बात की थी कि जो भी सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है उसको कभी भी हम लोग अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं. सिर्फ परचेज्ड गुडविल को ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है. ठीक, तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए हम लोग करते क्या थे. हम लोग गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जो भी नया पार्टनर आता था बाकी पार्टनर सैक्रिफाइस करते थे. तो गेनिंग पार्टनर क्या करता था, जो भी इनकमिंग पार्टनर होता था वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में शेयर ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर देता था. ठीक है, शेयर ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर देता था. तो होता क्या था कि सपोज चलो एक एग्जांपल ही ले लेता हूं. ए और बी काम कर रहे हैं अपना, ए और बी इनमें प्रॉफिट शेयरिंग है 1:1. ठीक, सी आ गया और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया, ए बी सी आ गए और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 1:1. ठीक है, सी से हमने कहा कि 50,000 रुपए गुडविल के लिए ले आ. ठीक है, तो सी कर क्या रहा है, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 50,000, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 50,000 टू एज कैपिटल अकाउंट 25,000 टू बीज कैपिटल अकाउंट 25,000. ठीक है ना. ओल्ड रेशियो इज द सेम एज अ न्यू रेशियो, देयरफॉर सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज द सेम एज ओल्ड रेशियो. ठीक, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में इनको बांट दिया जाएगा. 50,000 की गुडविल हम लोगों ने कहा सी से कि भाई तू ले आ. राइट, हम लोगों ने सी से कहा भाई 50,000 रुपए की गुडविल ले आ. सी 50,000 रुपए की गुडविल ले आया. हमने सी के कैपिटल को डेबिट कर दिया और ए और बी के कैपिटल्स को हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया 25,000 और 25,000 रुपए से. ठीक, अगर ये पैसा ला पाए या नहीं ला पाए, हम लोग गुडविल का एडजस्टमेंट अभी तक इसी तरह से करते आ रहे हैं. ठीक है, अच्छा इसके पीछे की कहानी देखो, देखना. ये जो 50,000 गुडविल है ये हमने सी से मंगवाई है. हम जब भी कोई पार्टनर एडमिट होता है तो हम उससे पूरी फर्म की गुडविल तो नहीं मंगवाते, हम उससे सिर्फ जो भी इनकमिंग पार्टनर होता है उसका शेयर ऑफ गुडविल मंगवाते हैं. ठीक है, हम कभी भी पूरी फर्म की गुडविल तो नहीं मंगवाते हैं उससे. तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि फर्म की जो पूरी गुडविल है वो 1.5 लाख रुपए की है. फर्म की जो पूरी गुडविल है वो 1.5 लाख रुपए की है. सी का शेयर 1/3 है, तभी 1/3 इंटू 1,50,000 हमारे पास 50,000 रुपए निकल के आया.
1/3 इंटू 1,50,000 हमारे पास 50,000 निकल के आया, राइट। तो टोटल फर्म की गुडविल 1,50,000 रुपए है, सी का शेयर उसमें से 50,000 रुपए है, और हम लोग सी से कह रहे हैं कि, और हम लोगों ने सी से अपना एडजस्टमेंट करवा लिया, राइट। इसके पीछे की अब कहानी देखो। कहानी क्या है कि जब हम लोगों ने ये 1.5 लाख रुपए की गुडविल वैल्यू की होगी, जब हम लोगों ने ये गुडविल 1.5 लाख रुपए की वैल्यू की होगी, और मैं कहूं कि भूल जाओ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, भूल जाओ सारे स्टैंडर्ड्स, और सेल्फ जनरेटेड गुडविल को भी, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को भी मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। मैं कह रहा हूं भूल जाओ सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यही तो कहते हैं ना, सेल्फ जनरेटेड गुडविल शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मैं कह रहा हूं भूल जाओ उसको, एक सेकंड के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को भूल जाओ, और ये मैं बोलता हूं कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को भी मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करूंगा, ठीक। मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करूंगा, तो मैं क्या जर्नल एंट्री पास करके इसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करूं? क्या जर्नल एंट्री मैं पास करूं? गुडविल मेरे लिए एसेट है, गुडविल मेरे लिए एसेट है, तो गुडविल का बैलेंस अगर बढ़ेगा तो गुडविल अकाउंट डेबिट तो होगा ही होगा 1.5 लाख रुपए से। गुडविल मेरे लिए एसेट है, एसेट का बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, तो गुडविल अकाउंट डेबिट 1.5 लाख रुपए, ठीक। ये गुडविल किसने कमाई? ये गुडविल किसने कमाई? ये गुडविल कमाई है ए और बी ने, ये गुडविल ए और बी ने कमाई है, तो इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मैं इनके कैपिटल्स को क्रेडिट कर देता हूं टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 75,000 यही होगा। अगर मैं गुडविल को रिकॉग्नाइज करने की, अगर मैं गुडविल को रिकॉग्नाइज करने की एक एंट्री पास करूं, तो मैं यही तो एंट्री पास करूंगा। 1.5 लाख रुपए से मैंने गुडविल को रिकॉग्नाइज किया, 1.5 लाख रुपए से मैंने गुडविल को रिकॉग्नाइज किया, और ए और बी के कैपिटल्स में मैंने उसको उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्रेडिट कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि पिछले कई सालों से, जब से ए और बी साथ में बिजनेस कर रहे हैं, तब से इन दोनों ने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में टोटल 1.5 लाख रुपए की गुडविल कमाई है, टोटल 1.5 लाख रुपए की गुडविल कमाई है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा? अब हमारे पास एक नया पार्टनर आ गया सी, अब हमारे पास एक नया पार्टनर आ गया सी, और ए, बी और सी में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 1:1:1। ए, बी और सी में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 1:1:1, ठीक है। अल्टीमेटली हमें गुडविल का एडजस्टमेंट करना है ना, अल्टीमेटली हमें गुडविल का एडजस्टमेंट करना है। तो अब अगर मैं एक काम करूं कि इस गुडविल को मैं राइट ऑफ कर देता हूं, इस गुडविल को मैं राइट ऑफ कर देता हूं इन तीनों पार्टनर्स के कैपिटल में, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब मैं इस गुडविल को राइट ऑफ कर देता हूं इन तीनों पार्टनर्स के कैपिटल में, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो मैं जर्नल एंट्री क्या पास करूंगा? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 50,000, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 50,000, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 50,000 टू गुडविल अकाउंट 1.5 लाख। यही मैं पास करूंगा एंट्री, ठीक है। मैंने किया क्या? गुडविल को पहले तो मैंने रेज किया, मैंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गुडविल को रेज किया, ठीक है। गुडविल अकाउंट डेबिट 1.5 लाख टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। गुडविल पुराने पार्टनर्स ने कमाई थी, गुडविल पुराने पार्टनर्स ने कमाई थी, तो मैंने उनको क्रेडिट कर दिया। उसके बाद अब नया पार्टनर आ गया, तो मैंने इस गुडविल को राइट ऑफ कर दिया। कैसे? ये मैंने किया राइट ऑफ, ये मैंने राइट ऑफ कर दिया। तो तीनों पार्टनर्स के नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मैंने इसको राइट ऑफ कर दिया। तो देखो क्या हुआ, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 50,000, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 50,000, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 50,000 टू गुडविल 1.5 लाख रुपए। अब आप इन दोनों एंट्रीज का कंबाइंड इफेक्ट अगर देखोगे, इन दोनों एंट्रीज का अगर कंबाइंड इफेक्ट देखोगे तो क्या आएगा? ए क्रेडिट हो रहा है 75,000 से, डेबिट हो रहा है 50,000 से, मतलब टू एज कैपिटल 25,000, यही ना। ए गुडविल तो कट गया, गुडविल 1.5 लाख से डेबिट, गुडविल 1.5 लाख क्रेडिट, गुडविल तो कैंसिल आउट हो गया, गुडविल अपना कैंसिल आउट हो गया, ठीक। ए 75,000 से क्रेडिट हुआ, 50,000 से डेबिट हुआ, तो नेट में ए 25,000 से क्रेडिट हुआ, ठीक। ए हटा दो, ए गया। बी 75,000 से क्रेडिट हुआ
और 50,000 से डेबिट हुआ, तो नेट में बीज कैपिटल अकाउंट 25,000 से क्रेडिट हुआ, बी भी हटा दो। ठीक, बचा क्या, सी का कैपिटल 50,000 से डेबिट हुआ, तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 50,000। ये जो गुडविल को रेज करके मैंने राइट ऑफ किया, जो गुडविल को मैंने रेज करके राइट ऑफ किया, उसका नेट इफेक्ट क्या आया, उसका नेट इफेक्ट ये आया, सी का कैपिटल 50,000 से डेबिट टू एज कैपिटल 25,000 टू बीज कैपिटल 25,000। और हम यही तो करते आ रहे हैं अभी तक। कहां गया ये देखो, हम यही करते आ रहे हैं अभी तक। सीज कैपिटल डेबिट 50,000 टू एज कैपिटल 25,000 टू बीज कैपिटल 25,000। तो इसके पीछे की कहानी अब समझ में आ रही है, हम लोग एक्चुअली कर क्या रहे हैं, ये एंट्री आ कहां से रही है। इसका एक लॉन्ग मेथड है, जो लॉन्ग मेथड मैंने अभी आप लोगों को समझाया कि पहले आप गुडविल को रेज करो, पहले आप गुडविल को रेज करो और पुराने जो पार्टनर्स हैं उनके पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उनको क्रेडिट कर दो, राइट। और उसके बाद उसी गुडविल को आप नए पार्टनर्स में उनके नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में राइट ऑफ कर दो। ठीक, नए पार्टनर्स में नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में राइट ऑफ कर दो। तो आपने पहले गुडविल रेज की और उसके बाद आपने गुडविल राइट ऑफ कर दी। आपने पहले गुडविल रेज की, उसके बाद आपने तुरंत गुडविल राइट ऑफ कर दी। इससे दो इफेक्ट्स आए। दो इफेक्ट्स क्या क्या आए, पहला इफेक्ट यह आया कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते थे कि भाई सेल्फ जनरेटेड गुडविल को आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड मत करो, प्लीज मत करो, वो हो गया। गुडविल डेबिट की, 1.5 लाख रुपए से गुडविल डेबिट की, 1.5 लाख रुपए से गुडविल क्रेडिट कर दी, खत्म। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कंप्लायंस डन। गुडविल 1.5 लाख रुपए से डेबिट की, 1.5 लाख रुपए से क्रेडिट कर दी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कंप्लायंस डन, पहली चीज। दूसरी चीज, सी के कैपिटल को डेबिट हो गया, सी का कैपिटल डेबिट हो गया और ए और बी में उसकी गुडविल वाला इफेक्ट अपने आप आ गया। सी का कैपिटल उसके शेयर ऑफ गुडविल से डेबिट हो गया और ए और बी में उनका जितना भी शेयर था, जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो था, उसमें आ गया, उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में आ गया, राइट। तो इससे दो इफेक्ट्स आए। इसी चीज को हम लोग अभी शॉर्टकट तरीके से, इतना हम लोगों ने पूरा जो सीखा है वो सारा का सारा शॉर्टकट तरीके से सीखा है हम लोगों ने, राइट। पूरा का पूरा हम लोगों ने अभी तक जितना भी सीखा है वो सब शॉर्टकट तरीके से सीखा हुआ है, ठीक, ओके। तो खैर अब आप लोगों को ये चीज तो समझ में आ गई होगी कि ये जो हम लोग गेनिंग सैक्रिफाइसिंग वाली चीज करते हैं, जो हम लोग गेनिंग सैक्रिफाइसिंग वाली चीज करते हैं, उसको हम लोग रेज करके राइट ऑफ अगर कर दें तब भी यही वाली चीज पे हम लोग फाइनली अराइव कर जाएंगे, ठीक है, ओके। अब देखो, अब आ जाओ वापस क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है C is unable to bring in cash for his share of goodwill. Partners therefore decided to raise goodwill account in the books of the firm. Partners therefore decided to raise goodwill account in the books of the firm. ठीक है, गुडविल सपोज आती है 50,000, गुडविल सपोज आती है 50,000। ये ए और बी है ना, 3:2 में शेयर कर रहे हैं, ये 3:2 में ये लोग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। गुडविल मैं कह रहा हूं, मैं मान ले रहा हूं, सपोज गुडविल की वैल्यू आती है 50,000, सपोज गुडविल आई आपकी 50,000, ठीक। अब गुडविल की रेज की एंट्री आप कैसे करोगे, गुडविल अकाउंट डेबिट 50,000 टू एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये क्या आएगा, 3/5 ऑफ 50,000 ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू बीज कैपिटल अकाउंट 2/5 ऑफ 50,000, ठीक है। तो ये कितना आया, 30,000 और ये 20,000, ठीक है। अगर गुडविल की वैल्यू 50,000 आई, अगर गुडविल की वैल्यू 50,000 आई तो आप गुडविल को रेज कैसे करोगे, रेज कैसे करते हो, गुडविल अकाउंट को डेबिट करते हो 50,000 से, टू एज कैपिटल अकाउंट 30,000, टू बीज कैपिटल अकाउंट 20,000। इसी तरह से तो गुडविल को रेज करोगे। उसके बाद अगर आपको गुडविल को राइट ऑफ करना है तो आप क्या करोगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक। इनके नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, कहीं दिया है, हाँ ये दिया है, 3:2:1, 3:2:1। तो आप करोगे 3/6 ऑफ 50,000
2/6 ऑफ 50,000, 1/6 ऑफ 50,000, ठीक है, और यहां पर तो 50,000 आई जाएगी, तो अपने आप जो भी इफेक्ट होगा वो इनमें आ जाएगा, राइट। मैं सिर्फ आपको इतना समझाना चाह रहा हूं कि गुडविल रेज करने का मतलब क्या है, वो मैंने अच्छे से आई होप समझा भी दिया है, ठीक। आगे देखो, फिर से इस पॉइंट को देखो। C is unable to bring in cash for his share of goodwill. Partners therefore decide to raise goodwill account in the books of the firm. Partners ने कहा goodwill account को books of the firm में raise कर देते हैं। raise की एंट्री क्या होगी? goodwill account debit, जितनी भी goodwill आएगी to A's capital account, to B's capital account in their old profit sharing ratio. In their old profit sharing ratio. ठीक? They further decide to calculate goodwill on the basis of C's share in the profits and the capital contribution made by him to the firm. तो ये तो hidden goodwill वाली लाइन दी हुई है, ठीक है। लेकिन एक बात मेरे को ये बताओ, क्वेश्चन में क्या कहीं पर ये लिखा है कि गुडविल को राइट ऑफ भी कर देना है? क्या इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी ये लिखा है कि गुडविल को राइट ऑफ भी कर देना है? ना, कहीं नहीं लिखा। तो क्या हम अपने मन से गुडविल को रेज करके राइट ऑफ भी कर देंगे कि नहीं नहीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता था? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। जितना क्वेश्चन कहेगा हम उतना ही करेंगे, जितना क्वेश्चन कहेगा हम सिर्फ उतना ही करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ने कहा रेज कर दो, आप रेज करके छोड़ दो, आपको राइट ऑफ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको गुडविल को राइट ऑफ करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, ठीक। तो इससे इफेक्ट क्या आएगा? इससे बस एक इफेक्ट आएगा कि जो आपकी बैलेंस शीट होगी, बैलेंस शीट में एसेट में जितनी भी गुडविल होगी वो बैलेंस यहां पर दिख रहा होगा, बस इसके अलावा और कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बैलेंस शीट में जितनी भी आपकी गुडविल होगी वो बैलेंस आपका यहां पर दिख रहा होगा, क्योंकि आप गुडविल को रेज तो कर चुके हो, गुडविल को रेज कर चुके हो, डेबिट कर चुके हो, तो कहां जाएगा? डेबिट बैलेंस तो एसेट्स में जाएगा, राइट ऑफ तो आपने किया नहीं। तो बस यही है, इस क्वेश्चन में सिर्फ यही पॉइंट समझाने वाला था। गुडविल को रिकॉर्ड, गुडविल के एडजस्टमेंट के दो तरीके होते हैं, एक तो जो हम लोग गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकाल के अपना कर लेते हैं, ठीक है, और एक अपना गुड ओल्ड बहुत पुराना मेथड है ये कि आप पहले गुडविल को रेज करो इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और उसके बाद आप गुडविल को राइट ऑफ कर दो इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अपने आप बिना गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकाले अपने आप इसका एडजस्टमेंट प्रॉपर्ली हो जाता है, अपने आप इसका एडजस्टमेंट प्रॉपर्ली हो जाता है, ठीक है। यहां पर हमसे क्वेश्चन ने ये तो बोला है कि आप गुडविल को रेज कर दो, लेकिन गुडविल को राइट ऑफ करो, ऐसा क्वेश्चन है हमसे नहीं कहा है। तो हम सिर्फ रेज करके छोड़ देंगे, राइट ऑफ नहीं करेंगे। तो ये जो रेज्ड वैल्यू है गुडविल अकाउंट डेबिट, ये हमारी बैलेंस शीट में एसेट साइड में यहां पर 50,000 रुपए ऐसे दिखता रहेगा, या जितनी भी गुडविल आएगी, ठीक। तो बाकी बस यही है, सॉल्यूशन आप लोगों को मैं प्रिंट करके दे दूंगा, बाकी इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क में कर लेना, ठीक है सर। आओ सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका नवंबर 2018 एग्जाम्स में 15 मार्क्स का आया था, ठीक है। तो आओ देखते हैं जितनी नॉलेज हम लोगों ने अभी तक गेन की है उसे हम लोग प्रॉपर्ली अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं। दिनेश, रमेश एंड नरेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. Their balance sheet as on 31st March 2018 is as below. Trade payables, outstanding liabilities, general reserve, capital accounts, Dinesh, Ramesh, Naresh. Land and buildings, furniture and fixtures, closing stock, trade receivables, cash in hand, cash at bank. The partners have agreed to take Suresh as a partner with effect from 1st April 2018 on the following terms. Suresh shall bring 8,000 rupees towards his capital, value of stock to be increased to 14,000 and furniture and fixtures to be depreciated by 10%. Reserve for bad and doubtful debts should be provided at 5% of the trade receivables. Value of land and buildings to be increased by 5,600 and the value of goodwill be fixed at 18,000. New profit sharing ratio shall be divided equally among the partners. Outstanding liabilities include 700 rupees due to Ram which had been paid by Dinesh. Necessary entries were not made in the books. More or less बिल्कुल सेम सा ही लग रहा है। Prepare revaluation account, capital accounts of the partners and balance sheet of the firm after admission of Suresh. तो 5 नंबर का revaluation, 5 नंबर का capital account, 5 नंबर की balance sheet, ठीक है सर। चलो शुरू हो जाए। revaluation account बनाना है सबसे पहले, तो revaluation account, particulars रुपए, particulars रुपए। देखो ये तो कैपिटल वाला एडजस्टमेंट है। वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी इंक्रीज टू 14,000, तो बाय स्टॉक अकाउंट कितना? क्लोजिंग स्टॉक था मेरा 12,600, इसे 14,000 पे लाना है, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक कर दो इसको, बाय क्लोजिंग स्टॉक
14,000 माइनस 12,600, 1,400 से इसकी वैल्यू बढ़ानी होगी तब जाके ये 14,000 पे आएगा. वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी इंक्रीज्ड टू 14,000 and furniture and fixtures to be depreciated by 10%. So to furniture and fixtures account 10% of 7,200. 720 से फर्नीचर एंड फिक्सचर को क्रेडिट कर देंगे. लिख लो इसको. सबसे पहले बाई क्लोजिंग स्टॉक 1,400, फिर टू फर्नीचर एंड फिक्सचर्स 720 रुपए. ठीक है. बाई क्लोजिंग स्टॉक 1400, टू फर्नीचर एंड फिक्सचर्स 720 रुपए. नेक्स्ट, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स शुड बी प्रोवाइडेड एट 5% ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल्स. ठीक है. टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट कितना परसेंट? 5% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स कितने हैं? 10,700. तो 535 रुपए का प्रोविजन बनाना है फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स. तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑफ 10,700, 535 रुपीज. ठीक है. नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग्स टू बी इंक्रीज्ड बाय 5,600. बहुत सिंपल कर दिया. बाय लैंड एंड बिल्डिंग्स 5,600 से इनकी वैल्यू इंक्रीज करनी है. 5,600 से लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज करनी है. तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग्स अकाउंट 5,600. एंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बी फिक्स्ड एट 18,000. तो इससे रिवैल्यूएशन का कोई मतलब नहीं है. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शैल बी डिवाइडेड इक्वली अमंग द पार्टनर्स. बहुत अच्छी बात है. आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज जो है वो भी दिनेश ने पे कर दी है. तो जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही करेंगे. इसमें भी रिवैल्यूएशन का कोई मतलब नहीं है. तो अब हम कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, कौन कौन है यहां पर? दिनेश, रमेश, नरेश. दिनेश's कैपिटल अकाउंट, रमेश's कैपिटल अकाउंट और नरेश's कैपिटल अकाउंट. ठीक. ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था? 3:2:1 था. वेरी गुड. तो हम लोग पहले तो टोटल्स ले लेते हैं. और उसके बाद दिस माइनस दिस 3/6. ठीक है. इसको मैं F4 कर देता हूं. थ्री बाई सिक्स, 2/6 और 1/6. ठीक है सर. 2873, 1915, 958. ऐसी फिगर्स एग्जाम में आ जाए तो बच्चा पागल हो जाए कि यार गलत तो नहीं हो गया कुछ. और ये एग्जाम में ही आई हुई थी नवंबर 18 के क्वेश्चन पेपर में. ठीक है. तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू दिनेश's कैपिटल अकाउंट, रमेश's कैपिटल अकाउंट और नरेश's कैपिटल अकाउंट. राइट. और तो कुछ है नहीं. रिवैल्यूएशन अकाउंट डन. नेक्स्ट क्या बोल रहा है बनाने के लिए? कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, पर्टिकुलर्स दिनेश, रमेश, नरेश, सुरेश. 5 स्टार का ऐड नहीं लग रहा. पर्टिकुलर्स दिनेश, रमेश, नरेश, सुरेश. फॉर्मेट बना लो आप लोग. ठीक है सर. फॉर्मेट बना लीजिए आप लोग. पर्टिकुलर्स दिनेश, रमेश, नरेश, सुरेश. It's very important to write these also in the proper sequence. Like you can't write Dinesh, Naresh and Ramesh. फिर बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में. तो दिनेश, रमेश, नरेश, सुरेश. चलो. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? दिनेश का 15,000, रमेश का 15,000, नरेश का 10,000. ठीक है. बैलेंस शीट से शुरू करते हैं. ट्रेड पेबल्स, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज, जनरल रिजर्व. तो बाय जनरल रिजर्व
अकाउंट कितने का था? 7,800 का था। तो 7,800 को हम 3:2:1 में बांटेंगे तो 3/6, 2/6 और 1/6, 3,900, 2,600 और 1,300। तो बाई जनरल रिजर्व अकाउंट 3,900, 2,600, 1,300। ठीक है। फिर कैपिटल अकाउंट्स तो हो गया, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर, क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल्स, ये सब होता रहेगा बाद में। सुरेश शैल ब्रिंग 8,000 टुवर्ड्स हिज कैपिटल, बिल्कुल सेम क्वेश्चन लग रहा है। बाई बैंक अकाउंट सुरेश 8,000 लाया। ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो फिर स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस करने कितने ज़रूरी हैं। जो आईसीएआई का स्टडी मटेरियल है, ये वाला क्वेश्चन हमने जो ऊपर किया था, ये आईसीएआई स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन था और नवंबर 18 में एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन आया, सिर्फ फिगर्स और नाम चेंज कर दिया। ठीक है। तो बाय बैंक अकाउंट 8,000 रुपए का ये कैपिटल ले आया। द वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी इंक्रीज टू, अच्छा तो ये सारा यहां तक तो रीवैल्यूएशन अकाउंट वाली चीज हो गई। तो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट था, यस प्रॉफिट था, तो हम करेंगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। दिनेश, रमेश, नरेश। ठीक, ऑलराइट। अब एंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बी फिक्स्ड एट 18,000। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2:1 और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1:1:1। ये रहा। ठीक है। तो हमें गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकालना होगा, राइट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स हम बना रहे हैं, उसके बाद हमें बैलेंस शीट भी बनानी है। तो बैलेंस शीट की जगह छोड़ के उसके बाद आप लोग वर्किंग नोट बनाओ। वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो, राइट। पार्टनर, न्यू, ओल्ड, गेन, सैक्रिफाइस। ठीक है सर। तो दिनेश, रमेश, नरेश और सुरेश बना लो फटाफट। दिनेश, रमेश, नरेश, सुरेश। न्यू रेशियो सबके 1/4। ठीक है सर। ओल्ड रेशियोज क्या होंगे? 3:2:1, तो 3/6, 2/6, 1/6 और 0। ठीक है। इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू। तो 6 4 ज़ा 24, इनका एलसीएम हो गया। 4 6 ज़ा 24, 1 6 ज़ा 6, माइनस 6 4 ज़ा 24, तो 3 4 ज़ा 12 इज इक्वल टू -6/24 का सैक्रिफाइस। यहां पर 24, 6 माइनस 2 4 ज़ा 8, -2/24 का सैक्रिफाइस। 4 6 ज़ा 24, तो 6, माइनस 6 4 ज़ा 24, 4। अरे गेन 2/24 का गेन। ओ तो ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। पिछले वाले क्वेश्चन में यहां पर 0 आया था, शायद सिर्फ यही गेन था। तो ये 1/4 का तो गेन है ही, तो इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लो। 1/4, 4 6 ज़ा 24 ना, तो 6/24 का गेन। ठीक है। तो अब सुरेश जितना भी पैसा लाया है, सुरेश का जो भी शेयर है गुडविल का, सुरेश कुछ पैसा लाया ही नहीं है गुडविल के लिए। सुरेश शैल ब्रिंग ओनली 8,000 रुपीज टुवर्ड्स हिज कैपिटल। तो सुरेश का जो गुडविल का शेयर होगा वो 18,000 का 6/24 होगा, या 1/4 कह लो, एक ही बात है। ठीक है ना। तो सुरेश का जो गुडविल का शेयर होगा वो 6/24 होगा, जितना भी आएगा उसे तो दिनेश और रमेश में हम लोगों को 6:2 के रेशियो में बांटना ही है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटना ही बांटना है। ठीक है। नरेश का गुडविल का शेयर हम लोगों को निकालना होगा और फिर नरेश से भी हमें दिनेश और रमेश में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटना होगा, राइट। तो हम एक काम करते हैं, एक वर्किंग नोट 2 बनाते हैं, कैलकुलेशन ऑफ नरेश's शेयर ऑफ गुडविल।
पर्टिकुलर्स रुपए। ठीक है, अच्छा यहां पर हम एक चीज लिख लें, देयरफॉर सैक्रिफाइसिंग रेशियो बिटवीन दिनेश एंड रमेश इज 6:2 और 3:1। ठीक है, यही है। चलो जी, टोटल गुडविल कितनी है? 18,000 रुपए। सुरेश's शेयर ऑफ गुडविल फॉर 6/24 गेन, तो इसका 6/24 4,500। ठीक है, तो सुरेश's शेयर ऑफ गुडविल फॉर 6/24 गेन 4,500। नरेश's शेयर ऑफ गुडविल फॉर 2/24 गेन 2/24 गेन 2/24 1,500। ठीक है सर, तो ये आपका बन गया वर्किंग नोट 2, कैलकुलेशन ऑफ नरेश's शेयर ऑफ गुडविल। तो हमने सुरेश की भी यहीं पर निकाल ली, नरेश की भी यहीं निकाल ली गुडविल। 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट यानी 6/24 गेन के लिए इसको 4,500 रुपीज की गुडविल लानी होगी, या इसका शेयर 4,500 का पड़ता है। नरेश ने 2/24 गेन किया, तो टोटल गुडविल का 2/24 शेयर जो है वो नरेश का गुडविल का शेयर बन जाएगा। ठीक, तो अब हम लोग एक काम करते हैं, एक जर्नल एंट्री भी पास कर देते हैं। एक इसी वर्किंग नोट में हम लोग एक जर्नल एंट्री भी पास कर देते हैं, जिससे फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाने में आसानी होगी। राइट, तो हम कर देते हैं वर्किंग नोट 3, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल। तो पर्टिकुलर्स डेबिट रुपए, क्रेडिट रुपए। ठीक है सर, तो सबसे पहले सुरेश वाला काम करते हैं। तो सुरेश's कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुरेश's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दिनेश's कैपिटल अकाउंट टू नरेश's कैपिटल अकाउंट। यही तो था, नहीं, दिनेश और रमेश, दिनेश और रमेश। तो सुरेश की जो गुडविल है वो कितनी है? सुरेश की गुडविल है 4,500। इसे दिनेश और रमेश में 3:1 के रेशियो में बांटना है, तो 3/4 और 1/4। बीइंग गुडविल एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल्स। ठीक है सर, being goodwill adjusted through partners capitals। सुरेश's कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुरेश के शेयर ऑफ गुडविल से, टू दिनेश's कैपिटल अकाउंट 3,375। ये कैसे आया? चाहो तो यहां पर लिख लो 3/4 इंटू 4,500। चाहो तो यहां पर भी लिख लो 1/4 इंटू 4,500। ठीक है, उसके बाद दूसरा नरेश, नरेश's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दिनेश's कैपिटल अकाउंट। इसे कितना मिलेगा? 3/4 इंटू 1,500। नरेश का शेयर ऑफ गुडविल तो 1,500 है। और सिमिलरली यहां पर रमेश, 1/4। यहां पर भी वही, बीइंग गुडविल एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल्स। 1,500 इसे हम बांटेंगे 3/4, 1,500 1/4। तो ये हो गई सर गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री। पहले तो सुरेश की जितनी भी गुडविल थी उसको दिनेश और रमेश में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दिया 3:1, और नरेश का जितना शेयर ऑफ गुडविल था 1,500 उसको इसके शेयर में बांट दिया, उसको फिर से सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दिया दिनेश और रमेश में इन द रेशियो 3:1। राइट, कर लो इसको।
ठीक है सर। चलो अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाएं तो सुरेश's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रमेश's कैपिटल टू दिनेश टू रमेश ना। चलो तो यहां पर हम करेंगे टू दिनेश's कैपिटल अकाउंट टू रमेश's कैपिटल अकाउंट। यहां लिख दो वर्किंग नोट 3, यहां लिख दो वर्किंग नोट 3। तो कितना, ये 3375 और 1125, 3375 और 1125। ठीक है, तो सुरेश's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दिनेश's कैपिटल अकाउंट 3375 टू रमेश's कैपिटल अकाउंट 1125। अब इसको इधर भी दिखा दो, बाय सुरेश's कैपिटल अकाउंट दिनेश में कितना 3375, रमेश में कितना 1125। ठीक है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। सुरेश's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दिनेश's कैपिटल टू रमेश's कैपिटल यहां पर हो गया, क्रेडिट साइड में बाय सुरेश's कैपिटल ऐसे लिख दिया। उसके बाद अब यहां पर नरेश वाला भी तो डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा, तो नरेश's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दिनेश टू रमेश करेंगे। तो नरेश का कितना आया था 1125 और 375, ये हो गया। तो नरेश's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दिनेश's कैपिटल टू रमेश's कैपिटल। अब अलग से दिनेश और रमेश लिखने की क्या जरूरत है, सीधा नरेश के अंदर दिखा दो 1125 और 375। यहां पर आप लोग लिख दो बाय नरेश's कैपिटल अकाउंट। दिनेश के अंदर 1125 और रमेश के अंदर 375। आई होप ये गुडविल वाला एडजस्टमेंट समझ में आ गया है। दो पार्टनर्स गेनिंग थे, दो पार्टनर्स सैक्रिफाइसिंग थे। हम लोगों ने जो इनकमिंग पार्टनर था उसका शेयर ऑफ गुडविल उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करके निकाल दिया, क्योंकि वही उसका गेनिंग शेयर था। और जो दूसरा एक एग्जिस्टिंग पार्टनर था रमेश, जो गेन कर रहा था, तो हम लोगों ने उसके शेयर ऑफ गेन से गुडविल को मल्टीप्लाई करके इसका शेयर ऑफ गुडविल निकाल दिया। और दोनों को ही हम लोगों ने दिनेश और रमेश में इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो यानी 3:1 में ट्रांसफर कर दिया। उसकी जर्नल एंट्री हम लोगों ने यहाँ वर्किंग नोट में दिखा दी, जिससे हम लोगों को लेजर पोस्टिंग करने में आसानी रहे। बेसिकली हम लोग लेजर पोस्टिंग ही तो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये लेजर पोस्टिंग कर ली है, ठीक है सर। आ जाओ सर, गुडविल वाला एडजस्टमेंट भी हो गया। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शैल बी डिवाइडेड इक्वली अमंग द पार्टनर्स, डन। Outstanding liabilities include 700 rupees due to Ram which had been paid by Dinesh। तो ये तो वही हो जाएगा यहाँ पर by outstanding liabilities। दिनेश ने 700 रुपए की लाइबिलिटीज को पे कर दिया, राइट। बस अब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर सकते हो। तो टू बैलेंस कैरीड डाउन, पहले हम टोटल्स ले लेते हैं। आप लोग ये बैलेंस तो कर ही सकते हो। ये हो गए सर आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। बना लो आप लोग इसको। डन। चलो बैलेंस शीट बना लें अब। बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर एडमिशन ऑफ सुरेश यानी 1 अप्रैल 18 की। तो बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 18, लायबिलिटीज रुपए, एसेट्स रुपए।
फॉर्मेट बना लो। शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले दिया हुआ था ट्रेड पेबल्स, तो ट्रेड पेबल्स इसमें तो कोई एडजस्टमेंट मेरे ख्याल से था नहीं, तो 22,500। फिर आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज ये 2,200 की थी, लेस पेड बाय दिनेश 700, तो ये आ गया था 1,500। जनरल रिजर्व ट्रांसफर कर दिया था कैपिटल अकाउंट्स, दिनेश, रमेश, नरेश, सुरेश। दिनेश का कैपिटल कितना 26,973, रमेश का कितना 21,015, नरेश का 10,758, सुरेश का 3,500। टोटल कैपिटल का बैलेंस आ गया 62,245। ठीक। एसेट्स में देख लो, लैंड एंड बिल्डिंग्स, कुछ अप्रिसिएशन या कुछ था, हाँ ये अप्रिसिएशन था 5,600 का। तो ओरिजिनल फिगर क्या थी 37,000, एड अप्रिसिएशन 1,400 का अप्रिसिएशन, नहीं 5,600 का अप्रिसिएशन, तो लैंड की वैल्यू आ गई 42,600। फिर फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स इसमें भी कुछ था, तो 7,200 हमारी ओरिजिनल वैल्यू थी, लेस डेप्रिसिएशन 720 रुपए, तो ये आ गया 6,480। क्लोजिंग स्टॉक 12,600 का था, इसमें क्या हुआ था बढ़ाया गया था, तो एड रीवैल्यूड कितना 1,400, तो ये आ गया 14,000 रुपए का। फिर क्या था ट्रेड रिसीवेबल्स 10,700 के थे, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 535। फिर कैश इन हैंड 2,800, कैश एट बैंक कितना 2,200 का तो था, प्लस ये 8,000 रुपये यहां से आया है, तो इसको चाहो तो लिख दो 2,200 प्लस 8,000। और तो कुछ मेरे ख्याल से था नहीं यहां पर, यप और कुछ नहीं था, तो आपकी बैलेंस शीट टैली कर जानी चाहिए। आपकी बैलेंस शीट टैली कर गई, करवे करेगी, उसमें क्या है। लो सर, आपकी बैलेंस शीट टैली कर गई, जिन्हें कॉपी करना है वो कॉपी कर लें। तो ये आपका नवंबर 18 का क्वेश्चन था फॉर 15 मार्क्स। देख लो कितना सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, श्योर थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, बट इसकी आप लोग लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे, टेस्ट वगैरह दोगे, तो ये बहुत ही इस पे हाथ मतलब सेट हो जाएगा। जैसे अब मेरा हो चुका है, क्योंकि मैं पढ़ा ही रहा हूँ काफ़ी टाइम से, तो सोचना नहीं पड़ेगा उतना, बहुत ऑब्वियस सा लगेगा और चीज़ें आराम से होने लग जाएंगी। थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, ऑफ कोर्स प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। बाकी देख लो, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ हम लोगों का कि बैलेंस शीट टैली नहीं हुई या कुछ मिस हो गया या कुछ भी ऐसा है, कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि हम लोग सीक्वेंशली चल रहे हैं। तो क्वेश्चंस को आपको हमेशा सीक्वेंशली सॉल्व करना है, राइट। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। आ जाओ सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपका मॉक टेस्ट पेपर नवंबर 2018 में था, 20 मार्क्स का, 20 मार्क्स।
काफी बड़ी चीज है। चलो, लॉरेल एंड हार्डी आर पार्टनर्स ऑफ द फर्म LH and Company from 1st April 2013. Initially, both of them contributed 1 lakh रुपए each as capital. Very good. They did not contribute any capital thereafter. They maintain accounts of the firm on mercantile basis, यानी accrual basis. They were sharing profits and losses in the ratio of 5:4. After the accounts for the year ended 31st March 2017 were finalized, the partners decided to share profits and losses equally with effect from 1st April 2013. Oh my God. 31 मार्च 2017 के बुक्स फाइनल होने के बाद वो लोग कह रहे हैं कि हम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से 1 अप्रैल 2013 से प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल कर देंगे। ओके, इट वाज आल्सो डिस्कवर्ड that in ascertaining the results in the earlier years, certain adjustments, details of which are given below, had not been noted. All right. 2014, 15, 16, 17 तो प्रॉफिट्स एज पर अकाउंट्स प्रिपेयर्ड एंड फाइनलाइज थे 1,40,000, 2,60,000, 3,20,000, 3,60,000. एक्सपेंसेस नॉट प्रोवाइडेड फॉर एज एट 31 मार्च. ओके, 30,000, 20,000, 36,000, 24,000. 2014 की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को जब फाइनलाइज किया तो 30,000 का खर्चा डेबिट होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ. अगर 30,000 का खर्चा डेबिट हो जाता तो 2014 का प्रॉफिट रह जाता सिर्फ 1,10,000 रुपए. सिमिलरली 2015 में 20,000 का खर्चा डेबिट नहीं किया गया, 2016 में 36,000 का खर्चा डेबिट नहीं किया गया और 2017 में 24,000 का खर्चा डेबिट नहीं किया गया. इनकम्स नॉट टेकन इनटू अकाउंट एज एट 31 मार्च 18,000, 15,000, 12,000 और 21,000. तो 2014 के बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हुए 18,000 की इनकम को रिकॉर्ड करना भूल गए. P&L अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए था पर नहीं किया. सिमिलरली 2015 में 15,000 को क्रेडिट करना चाहिए था पर नहीं किया. 2016 में 12,000 को क्रेडिट करना चाहिए था लेकिन नहीं किया. 2017 में भी 21,000 को करना चाहिए था बट नहीं किया. कोई बात नहीं. द पार्टनर्स डिसाइडेड टू एडमिट Chaplin as a partner with effect from 1st April 17. Okay. It was decided that Chaplin would be allotted 20% share in the firm and he must bring 20% of the combined capital of Laurel and Hardy. 20% of the combined capital of Laurel and Hardy. तो पहले तो हमें combined capital निकालना पड़ेगा, उसके लिए हमें ये ऊपर वाले सारे adjustments करने पड़ेंगे. Right. Following is a balance sheet of the firm as on 31st March 17 before admission of Chaplin and before adjustment of revised profits between Laurel and Hardy. तो ये चैपलिन के एडमिशन से पहले और ये ऊपर के जितने एडजस्टमेंट्स हम लोगों से करने के लिए बोला है उनसे भी पहले की ये बैलेंस शीट दी हुई है. कैपिटल अकाउंट्स लॉरेल हार्डी ट्रेड पेबल्स, प्लांट एंड मशीनरी, कैश ऑन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक एंड ट्रेड, ट्रेड रिसीवेबल्स. हमें करना क्या है? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट विच इज अनदर नेम फॉर रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर एडमिशन ऑफ चैपलिन. ठीक, तो सर इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोगों को बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट मैंने बताया था कि रीवैल्यूएशन का ये एक दूसरा नाम होता है. बट इस क्वेश्चन में कहीं पर भी कुछ एसेट्स ऐसे दिए नहीं हुए हैं जिनको रीवैल्यू करना है. तो आप करोगे क्या? आप ये जो दिया है ना एक्सपेंसेस नॉट प्रोवाइडेड और इनकम्स नॉट प्रोवाइडेड, हम इनका एडजस्टमेंट थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कर देंगे. ठीक है, हम लोग ये जो अनरिकॉर्डेड इनकम्स हैं इन्हें अकाउंट फॉर करेंगे और ये अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस हैं इन्हें अकाउंट फॉर करेंगे और उसके बाद इन्हें दोनों पार्टनर्स में बांट देंगे. राइट, तो आ जाओ बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट यार वही हो गया ना, एक मतलब जो भी एडजस्टमेंट्स करने हैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस में, उसके लिए आप एक अकाउंट खोल ले तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बन जाता है. राइट, तो पर्टिकुलर्स रुपए, पर्टिकुलर्स रुपए. आप लोग बना लो तब मैं फिर बताता हूं. चलो, यहां हम लिखेंगे बाई अनरिकॉर्डेड इनकम्स. अनरिकॉर्डेड इनकम्स ये है इनकम्स नॉट टेकन इनटू अकाउंट 18,000, 15,000, 12,000 और 21,000. ठीक है, ये 2014, 2015, 2016 और 2000 की इनकम्स हम लोगों ने अकाउंट फॉर नहीं की थी. तो इनका एडजस्टमेंट हम लोग करेंगे. तो यहाँ पर क्या आएगा? 18,000 प्लस 15,000
प्लस 12,000 प्लस 21,000, राइट। तो हमारी अनरिकॉर्डेड इनकम्स हो गई 66,000 रुपीज। सिमिलरली यहाँ पर अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस कर देंगे, कितने आएंगे वो 30,000 प्लस 20,000 प्लस 36,000 प्लस 24,000, राइट। हमारी अनरिकॉर्डेड इनकम्स आ गई 66,000, अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस आ गए 1,10,000। ये थे हमारे अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस और ये थी हमारी अनरिकॉर्डेड इनकम्स, राइट। आप लोग पूछोगे कि सर ये जो प्रॉफिट एज पर अकाउंट्स प्रिपेयर्ड एंड फाइनलाइज वाला था, इसका क्या करेंगे? तो देखो सर, ये जो 2014, 15, 16 और 17 के प्रॉफिट शेयर हुए हैं पार्टनर्स में, ये डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं इन द रेशियो 5:4, राइट। ये डिस्ट्रीब्यूट ऑलरेडी हो चुके हैं 5:4 में, और ये कह रहा है कि आपको 1 अप्रैल 2013 से प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को इक्वली बांटना है, राइट। तो ये एक तरह से पास्ट एडजस्टमेंट्स वाला हो गया, जो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में किया था। पार्टनरशिप की जो फर्स्ट यूनिट थी उसमें हमने किया था, पास्ट एडजस्टमेंट्स वाला किया था ना। एक टेबल बनाते थे, हर पार्टनर का डेबिट क्रेडिट, फर्म का डेबिट क्रेडिट। तो इसमें हम लोग उस तरह से एडजस्टमेंट करेंगे। तो हम इन सारे प्रॉफिट्स को वहां पर लेंगे पास्ट एडजस्टमेंट में, और उसको पहले रिवर्स करेंगे और उसके बाद करेक्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर जो भी नेट इफेक्ट आएगा उससे जर्नल एंट्री एक बना के पास कर देंगे, राइट। तो इसको हम लोग P&L एडजस्टमेंट में नहीं लेंगे। P&L एडजस्टमेंट में हम सिर्फ ये अनरिकॉर्डेड इनकम्स और अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस ले लेंगे। तो यहां पर आ गया बाई अनरिकॉर्डेड इनकम्स 66,000 टू अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस 1,10,000, राइट। तो यहां पर लॉस आया, तो बाई लॉस ट्रांसफर्ड टू लॉरेल्स कैपिटल अकाउंट, लॉरेल्स कैपिटल अकाउंट और हार्डीज कैपिटल अकाउंट। हार्डीज कैपिटल अकाउंट कितने का लॉस आया टोटल? 1,10,000 माइनस 66, 44,000 का लॉस आया, ठीक। 44,000 का ये जो लॉस आया, अब क्या मैं इसको 5:4 में बांटूं या मैं इसको इक्वली बांटूं? 5:4 का जो ये 44,000 का यहां पर लॉस आया है, इसको क्या मैं ओल्ड रेशियो में बांटूं, या इन लोगों ने जो बोला है कि हम 1 अप्रैल 2013 से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या मैं उसमें बांटूं? सिंपली मैं इसी में बांट दूंगा, इक्वली बांट दूंगा। पहले मैं उसको 5:4 में बांटूं, उसके बाद फिर मैं पास्ट एडजस्टमेंट्स में उसको करेक्ट करूं, तो क्या मतलब बनता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम लोगों को वैसे भी छेड़ना नहीं है। हमें तो 31 मार्च 2017 को 31 मार्च 2017 के अकाउंट्स फाइनलाइज हो गए। 1 अप्रैल 2017 को एक जर्नल एंट्री पास करनी है। 1 अप्रैल 2017 को हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है, राइट। तो जब मुझे पता है कि 1 अप्रैल 2013 से मेरे को इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग करनी है, तो मैं जबरदस्ती पहले गलत प्रोपोर्शन में बांटूं, उसके बाद उसको एडजस्टमेंट टेबल बना के सही प्रोपोर्शन करूं, तो इट मेक्स नो सेंस, राइट। तो मैं इस 44,000 के लॉस को इनमें इक्वली बांट दूंगा, तो ये आ जाएगा 22,000, ये भी आ जाएगा 22,000, ठीक। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में हम लोगों ने किया क्या? जितनी भी अनरिकॉर्डेड इनकम्स थी उन सबको रिकॉर्ड किया, जितने भी अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस थे उन सबको यहां पर रिकॉर्ड किया, और जो भी लॉस आया उसको हम लोगों ने इक्वल रेशियो में बांटा। ये भी चैपलिन के एडमिशन से पहले की बात हो रही है। पहले चैपलिन के एडमिशन से पहले हम लोग सारी चीजों को ठीक कर लें, उसके बाद ही तो चैपलिन को एडमिट करवा पाएंगे, राइट। तो चैपलिन के एडमिशन से पहले इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन लोगों ने प्लान की थी 1 अप्रैल 2013 से। तो इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम लोगों ने इन एडजस्टमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है, राइट। ओके, अब कैपिटल अकाउंट्स बनाने के लिए कह रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट तो बन गया। अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स कब के लिए कह रहा है? बस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, तो ठीक है, इसमें हम चैपलिन भी बनाएंगे। फिर पर्टिकुलर्स लॉरेल हार्डी चैपलिन, पर्टिकुलर्स लॉरेल हार्डी चैपलिन। अगर इसने कुछ स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है कि चैपलिन से एडमिशन के पहले के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाओ या कुछ बनाओ,
तो अगर किसी भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तब तो हम सारे ही पार्टनर्स का बनाते हैं ना, हम लोग अभी तक यही करते आ रहे थे, इसमें कोई नई चीज तो बताई नहीं मैंने आपको। ठीक, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। अब हम करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना? लॉरेल का है 2,11,500, 2,11,500। हार्डी का है 151,500, राइट, 2,11,500 और हार्डी का है 1,51,500। अब एक बार क्वेश्चन को शुरू से देखते हैं क्या क्या एडजस्टमेंट करना है, कैसे कैसे करना है। तो इनिशियली बोथ ऑफ देम कंट्रीब्यूटेड 1 लाख कैपिटल, ठीक है, दे डिड नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल देयर आफ्टर, दे मेंटेन अकाउंट्स ऑन मर्केंटाइल, दे वर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:4. After the accounts for the year were finalized, the partners decided to share profits and losses equally with effect from 1st April 2013. ठीक है, तो अब इसका एडजस्टमेंट करते हैं। इसके एडजस्टमेंट के लिए एक वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट नंबर 1, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स। हमें इसके बाद बैलेंस शीट भी बनानी है, हाँ बनानी है, तो बैलेंस शीट के लिए जगह छोड़ेंगे और उसके बाद बनाएंगे वर्किंग नोट 1, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स। ठीक, पर्टिकुलर्स लॉरेल, हार्डी, फर्म, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है सर, तो चलो बना लो आप लोग भी, चलो मैं वेट कर रहा हूं थोड़ा सा। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स, पर्टिकुलर्स लॉरेल, हार्डी और फर्म, ऐसे ही बनाते थे, याद नहीं होगा आप लोगों को, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे होगे, रिवीजन कर रहे होगे तो याद होगा, नहीं तो कोई बात नहीं। तो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स में पर्टिकुलर्स में लॉरेल, हार्डी और फर्म, हर एक का डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, तो हम देखेंगे प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। पहले तो जो प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके होते हैं उसको हम लोग रिवर्स करते हैं। तो देखो प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं हम, ये 1,40,000 प्लस 2,60,000 प्लस 3,20,000 और प्लस 3,60,000 हम लोग ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं इन दिस रेशियो, इन 5:4 वाला रेशियो। तो हम कितना, जितना भी हम लोग कर चुके हैं उतना हम लोग फर्म में वापस डालते हैं, इनको डेबिट करते हैं। एक्चुअली डेबिट नहीं करते हैं, मैंने बताया था कि ये जो टेबल हम लोग बनाते हैं इसमें एक्चुअल डेबिट या क्रेडिट नहीं होता है। एक्चुअल जो एडजस्टमेंट होती है वो बाद में एक सिंगल एंट्री होती है, ये तो सिर्फ एक रफ वर्क टाइप की चीज होती है। ठीक है, जैसे हम लोग फेयर कॉपी में कर रहे होते हैं। ठीक है, देखो तो 1,40,000 प्लस 2,60,000 प्लस 3,20,000 प्लस 3,60,000, तो इसको हम करते हैं फर्म में, क्रेडिट में करेंगे 140 प्लस 260 प्लस 320 प्लस 360। ठीक, क्रेडिट में क्यों किया? क्योंकि जब ये प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए होंगे तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू लॉरेल, टू हार्डी किया गया होगा। अब हमें उसको रिवर्स करना है, तो अब हम इसको क्रेडिट कर देंगे और लॉरेल और हार्डी को डेबिट कर देंगे। तो 10,80,000 इंटू 5/9, 5/9 इतना डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है, उसको वापस कर रहे हैं, और यहां पर इंटू 4/9, 4,80,000 रुपए। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो, ये 2014, 15, 16, 17 के प्रॉफिट्स 5:4 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। इन्हें करना चाहिए था इक्वली, बराबर बराबर बांटना चाहिए था। तो हमने क्या किया, हमने इन सारे प्रॉफिट्स का टोटल किया और हमने कहा कि ये सारे के सारे प्रॉफिट्स पिछले 4 सालों में लॉरेल को 6 लाख मिला होगा और हार्डी को 4,80,000 मिला होगा। तो एडजस्टमेंट करते समय प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड को हम लोग यहां पर फर्म में उल्टा कर देते हैं। तो जब हम लोग एक्चुअल प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू लॉरेल्स कैपिटल टू हार्डीज कैपिटल करते हैं।
जब हमें यहां पर रिवर्स करना है तो लॉरेल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, हार्डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट करेंगे, राइट। यहां पर मैंने बताया था ये जो फर्म में लिखता हूं दिस एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, बस यहां पर मैं लिखता फर्म हूं उसको, राइट। तो लॉरेल को डेबिट किया 6 लाख रुपए से 5/9, हार्डी को डेबिट किया 4/9 4,80,000 रुपए से। अब प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, अब इनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अब 10,80,000 रुपए यहां पर फर्म में डेबिट हो जाएगा और इसको क्रेडिट कर देंगे 5,40,000 से और इसको क्रेडिट कर देंगे 5,40,000 से इक्वली, ठीक। तो अब हम टोटल लेंगे इसका, इधर का आया 6 लाख, इधर का 5,40,000, इधर का काम करता हूं ना, ऐसे ही कर लेता हूं, राइट। टोटल लेने के बाद हम लोग देखते हैं कि कितना कितना डिफरेंस है। तो अब यहां पर 60,000 डेबिट एक्सेस है, तो यहां लिखूंगा मैं 60,000 ब्रैकेट में डेबिट। ये देखो डेबिट का बैलेंस 6 लाख है, क्रेडिट का बैलेंस 5,40,000 है, मतलब नेट इफेक्ट क्या है, 60,000 डेबिट करना चाहिए। हार्डी में क्या है, 60,000 क्रेडिट में एक्सेस है, तो 60,000 क्रेडिट करना चाहिए, राइट। इधर तो नील आएगा ही आएगा, बस आपकी टेबल शोइंग एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाती है। नहीं समझ में आ रहा तो एक बार रिवाइज करना, जो पहले चैप्टर में हम लोगों ने किया था तो आ जाएगा। मैंने अपनी तरफ से एक बार फिर से तो समझा ही दिया है, पूरा उतना टाइम लेके नहीं समझा सकते ऑब्वियसली। कोई भी पास्ट एडजस्टमेंट्स होते हैं तो हम लोग पहले प्रॉफिट को रिवर्स करते हैं और उसके बाद फिर करेक्ट प्रॉफिट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। उन क्वेश्चंस में कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिसिंग होता था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मिसिंग होता था, कमीशन वगैरह कुछ ना कुछ मिसिंग होता था। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर बस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिफरेंट था। तो हम लोगों ने जो गलत प्रॉफिट में, ये जो पुराने वाले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में था उसको हम लोगों ने पहले रिवर्स किया और करेक्टली हम लोगों ने इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लोगों को ट्रांसफर कर दिया। तो जो मेरी जर्नल एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, लॉरेल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हार्डीज कैपिटल अकाउंट 60,000, राइट। लॉरेल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हार्डीज कैपिटल अकाउंट 60,000। तो टू हार्डीज कैपिटल अकाउंट 60,000 बाय लॉरेल्स कैपिटल अकाउंट 60,000, यही होगा। लॉरेल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हार्डीज कैपिटल अकाउंट 60,000, यहां पर बाय लॉरेल्स कैपिटल अकाउंट 60,000, ठीक। तो ये तो हम लोगों ने कर दिया। और फाइनलाइज एंड पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम ये, ठीक है, पहला एडजस्टमेंट कर लिया। इट वाज आल्सो डिस्कवर्ड दैट इन एसरटेनिंग द रिजल्ट्स इन अर्लियर ईयर्स सर्टेन एडजस्टमेंट्स डिटेल्स ऑफ व्हिच आर गिवन बिलो हैड नॉट बीन नोटेड, ठीक है। तो ये जो एक्सपेंसेस और इनकम है, अब इनका एडजस्टमेंट देखेंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में। तो इसके लिए हमने क्या किया था, ये बनाया था। तो लॉरेल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, हार्डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कितना 22,000 और 22,000, राइट। हम लोग सीक्वेंशियली चल रहे हैं, हम सीक्वेंशियली ही चलेंगे हमेशा। तो सबसे पहले क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि इक्वल वाला एडजस्टमेंट कर दो, तो हम लोगों ने इक्वल वाला एडजस्टमेंट कर दिया। जो भी अगर आंसर बीच में और करना है, जैसे बैलेंस शीट बनानी थी, तो उसके लिए जगह छोड़ के उसके बाद वर्किंग नोट्स बना देंगे, ठीक है। तो बाय लॉरेल्स कैपिटल अकाउंट 60,000 हो गया, ये टू हार्डीज कैपिटल अकाउंट 60,000 हो गया। उसके बाद हम लोगों को ये टेबल दी हुई थी क्वेश्चन में कि ये एक्सपेंसेस और इनकम्स को रिकॉर्ड नहीं किया गया था, तो हम लोगों ने वो भी कर दिया। टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 22,000। अब देखो, the partners decided to admit Chaplin as a partner with effect from 1st April 2017. It was decided that Chaplin would be allotted 20% share in the firm and he must bring 20% of the combined capital of Laurel and Hardy. अब Laurel और Hardy का combined capital निकालना है, right? तो एक वर्किंग नोट बनाए, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी ब्रॉट इन बाय चैपलिन। तो अब एक वर्किंग नोट बनाते हैं, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी ब्रॉट इन बाय चैपलिन, ठीक है। आ जाओ, इस वर्किंग नोट के बाद बनाएंगे वर्किंग नोट टू calculation of amount to be brought in by Chaplin. Particulars रुपए,
आप लोग ने इसको वैसे बहुत आराम से ओरली भी कर सकते हो, आई जस्ट टेल यू कैसे। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स दिख रहे हैं, लॉरेल का बैलेंस कितना है 2,11,500 माइनस 82,000, 60,000 प्लस 22,000, तो 2,11,500 माइनस 82,000 लॉरेल का बैलेंस आ गया। हार्डी का बैलेंस कितना है 151,500 प्लस 60,000, ये 211,500 आया, 211,500 माइनस 22,000, ठीक है। तो लॉरेल का एडजस्टेड कैपिटल निकल आया, हार्डी का एडजस्टेड कैपिटल निकल आएगा। इसी को ऐड करके इसी का 20% चैपलिन को लाना है। चैपलिन को क्या लाना है 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ लॉरेल एंड हार्डी। तो लॉरेल का कैपिटल कितना है प्लस हार्डी का कैपिटल कितना है, इन दोनों का सम टोटल, उसका 20% ये चैपलिन लेके आएगा। तो लॉरेल का कैपिटल कैसे निकलेगा, ऐसे ही तो निकलेगा अभी तक, 2,11,500 माइनस 60,000 माइनस 22,000। हार्डी का कैसे निकलेगा 1,51,500 प्लस 60,000 माइनस 20,000, ऐसे ही तो निकलेगा। तो अब इसी को हम लोग थोड़ा ब्यूटिफाई करके लिख रहे हैं ताकि प्रेजेंटेशन अच्छा हो। लॉरेल, पहले लॉरेल के बारे में लिखते हैं। अनएडजस्टेड कैपिटल कितना था, अनएडजस्टेड कैपिटल, अनएडजस्टेड कैपिटल था हमारा ये 2,11,500, ठीक। अनएडजस्टेड कैपिटल था 2,11,500, कुछ ऐड वैड तो करना नहीं है, तो लेस ट्रांसफर टू हार्डी कितना 60,000, ये देखो टू हार्डीज कैपिटल अकाउंट 60,000, तो लेस ट्रांसफर टू हार्डी किया हमने 60,000, और हमने क्या लेस किया लॉस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कितने का आया ये 22,000, देखो वही हो गया। वही आ गया ना 2,11,500 माइनस 82,000, तो ये आ गया एडजस्टेड कैपिटल ऑफ लॉरेल, ठीक है। अब हार्डी कर दो, हार्डी में भी अनएडजस्टेड कैपिटल कितना था 1,51,500। अब इसमें आप ऐड करोगे ट्रांसफर फ्रॉम लॉरेल 60,000, तो ये आपका आएगा 2,11,500 लेस लॉस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कितना 22,000, तो ये आपका आ जाएगा एडजस्टेड कैपिटल ऑफ हार्डी 189,500, ठीक। यहां आप लिख दो कंबाइंड कैपिटल ऑफ लॉरेल एंड हार्डी, इन दोनों का टोटल कर लो, ठीक। अमाउंट टू बी ब्रॉट इन बाय चैपलिन 20% ऑफ 3,19,000, 20% ऑफ ये 63,800 रुपये चैपलिन लेके आएगा। आई नो मैंने थोड़ा बहुत तेजी से बढ़ा दिया इसको, आप लोग इसको कॉपी कर लो। वेटिंग,
डन। इसको यहाँ आप लोग लिख सकते हो 129,500 प्लस 189,500। ठीक है, चलो अब हो गया होगा। तो चैपलिन को 63,800 रुपीज़ लाने हैं, तो बाय बैंक अकाउंट 63,800। ठीक है। The partners decided to admit Chaplin as a partner with effect from 1st April 17. It was decided that Chaplin would be allotted 20% share in the firm and he must bring 20% of the combined capital of Laurel and Hardy. ठीक है, बस गुडविल के बारे में कुछ दिया नहीं है तो और हमें कुछ करना नहीं है, ये हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बन के खत्म हो गए। ठीक है, तो बस अब यहां पर आप कर दोगे टू बैलेंस कैरीड डाउन, कर लो इसको। ठीक है सर, तो ये बैलेंस कैरीड डाउन आ गया, ये और ये, तो ये आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी तैयार हो जाता है। बस इसमें कुछ था नहीं, चैपलिन को लाने थे 63,800 रुपये, और तो कुछ दिया नहीं था, कोई गुडविल का एडजस्टमेंट नहीं, कुछ नहीं, तो आप अपने आप से अज्यूम नहीं करोगे कुछ भी। और ये टू बैलेंस कैरीड डाउन में जी, एच और आई, इन तीनों का कैपिटल बैलेंस आ गया। ठीक है सर, इसे कर लो आप, फिर बैलेंस शीट बनाते हैं। नहीं, बैलेंस शीट तो बन गई, अब क्या करना है? हाँ, बैलेंस शीट बनानी है, इसे कॉपी कर लो, फिर बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है सर, चलो बैलेंस शीट एज ऑन 1st April 17, बैलेंस शीट एज ऑन 1st April 17, लायबिलिटीज रुपए, एसेट्स रुपए। ठीक है, फॉर्मेट बना लो आप लोग। चलो शुरू करते हैं, कैपिटल अकाउंट से शुरू करेंगे यहां पर। तो कैपिटल अकाउंट्स लॉरेल, हार्डी और चैपलिन, कितना? 129,500, 189,500, 63,800, ये आ गया टोटल 382,800। ठीक, ट्रेड पेएबल्स, ट्रेड पेएबल्स में कोई चेंज था नहीं, 227। ठीक, एसेट्स में प्लांट एंड मशीनरी कोई चेंज नहीं था, 60,000। कैश ऑन हैंड कोई चेंज नहीं था, 10,000। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक में 5,000 तो था ही, प्लस इससे हमने कहा कि आप 63,800 ले आओ, तो ये हो गया 5,000 प्लस 63,800। ठीक है, कैश एट बैंक ये हो गया। स्टॉक एंड ट्रेड 3,10,000 और ट्रेड रिसीवेबल्स
2,05,000। ठीक, इतना तो हो गया। बैलेंस शीट में जितने आइटम्स थे वो सारे हमने कर लिए। अब एक बार देखते हैं क्वेश्चन में और क्या क्या था, कुछ रह तो नहीं गया। लॉरेल एंड हार्डी वर पार्टनर्स, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूटेड 1 लाख रुपए कैपिटल हो गया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। ये जो एक्सपेंसेस और इनकम्स हैं, ये एक्सपेंसेस नॉट प्रोवाइडेड फॉर और इनकम्स नॉट टेकन इनटू अकाउंट, इन्हें भी तो बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपेंसेस को अगर आपने प्रोवाइड नहीं किया है तो एक्सपेंसेस को आपने पे नहीं किया है, राइट। अगर आपने एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस में प्रोवाइड ही नहीं किया है तो आपको याद कैसे रहेगा कि पे करना है। तो ये जो एक्सपेंसेस हैं ये भी सारे हमारे आएंगे। अच्छा, एक तो ये मैंने लॉजिक दिया कि एक्सपेंसेस को अगर आपने प्रोवाइड नहीं किया तो आपने पे नहीं किया, तो यहां पर आप लोगों को इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। एक तो लॉजिक ये हो गया। दूसरा, आप डबल एंट्री सिस्टम देख लो। यहां हमने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस, टू अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस। अब ये अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस जो मेरा क्रेडिट में खुल गया, एक अकाउंट खुल गया ना अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस का, उसका क्रेडिट बैलेंस 1,10,000 रुपए, इसको कहां ट्रांसफर किया, इसको तो कहीं ट्रांसफर ही नहीं किया। तो ये बैलेंस शीट में यहां पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करके दिखता रहेगा, कितना, 1,10,000 रुपए। डबल एंट्री सिस्टम ना, हर चीज का डबल एंट्री इफेक्ट आता है। तो यहां P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस किया, P&L एडजस्टमेंट को तो क्लोज कर दिया, लेकिन ये जो अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है, इसे कहां दिखाओगे आप, इसको तो आपने कहीं पर ट्रांसफर किया नहीं, तो ये आपकी बैलेंस शीट में यहां पर दिखता रहेगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक, सिमिलरली ये जो यहां पर आपने अनरिकॉर्डेड इनकम्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट किया है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट तो आपने क्लोज कर दिया बाय ट्रांसफरिंग द बैलेंस टू लॉरेल एंड हार्डी, लेकिन ये अनरिकॉर्डेड इनकम्स अकाउंट में जो डेबिट बैलेंस पड़ा है ये आप कहां दिखाओगे, ये बैलेंस शीट में जाएगा। अक्रूड इनकम कितना, अक्रूड इनकम कितना, 66,000 रुपीज। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में हम लोगों ने अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस लिखे और अनरिकॉर्डेड इनकम्स लिखी, राइट। हम लोगों ने जर्नल एंट्री क्या की, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस। ठीक, फिर लॉरेल कैपिटल अकाउंट डेबिट, हार्डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट तो मैंने क्लोज कर दिया, बट ये अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस, अगर मैं एक छोटा सा ना ये बना के दिखाता हूं आपको, ये है मेरा अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक, ये है मेरा अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस अकाउंट। अब यहां पर P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस हुआ है, तो यहां आएगा बाय P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, राइट, 1,10,000 से। अब यहां पर जो वो है अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस अकाउंट, इसको आपने कहीं ट्रांसफर थोड़ी किया है, यहां पर कहीं पर भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में या कहीं पर भी आप लोगों को दिखाई दे रहा है अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस ट्रांसफर किया हुआ, नहीं। तो अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस अकाउंट में बाय P&L एडजस्टमेंट 1,10,000 रुपए तो आ गया, तो आप क्या करोगे, टू बैलेंस कैरीड डाउन 1,10,000 रुपए। तो ये जो क्रेडिट बैलेंस है यही बैलेंस शीट में यहां पर दिख रहा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,10,000 रुपए। ठीक, अब तो समझ में आ ही गया होगा। अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस का लेजर अकाउंट बना लो, तो बाय P&L एडजस्टमेंट ये तो 1,10,000 रुपए इधर आ गया। अब इसको ट्रांसफर तो कहीं किया नहीं है, तो इसका बैलेंस दिखता रहेगा बैलेंस शीट में। अगर मैं अनरिकॉर्डेड इनकम्स का अकाउंट देखूं तो यहां पर आएगा टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, कितना, 66,000, टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट 66,000। अब यहां आ जाएगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन 66,000। तो ये जो मेरा डेबिट बैलेंस आ रहा है यही मेरी बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिख रहा है, अक्रूड इनकम। ठीक, अब तो समझ में आ गया होगा। तो अब आप लोग जब टोटल लोगे तो आपकी बैलेंस शीट मैच करेगी, करेगी ही करेगी। ठीक है सर, तो ये सर आपकी बन गई बैलेंस शीट। ध्यान देने वाली बात ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और अक्रूड इनकम। अच्छा, ये मॉक टेस्ट पेपर का क्वेश्चन है, तो ये अब किसी भी एग्जाम में बहुत जल्दी आएगा,
ठीक, तो समझा तो मैंने दिया ही है, लेकिन इसकी इतनी प्रैक्टिस कर लेना आप लोग कि जल्दी से जल्दी पूरा का पूरा बिना क्वेश्चन देखे, मतलब बिना सोचे ये हो जाना चाहिए। इसकी इतनी अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए कि ये पूरा रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, बैलेंस शीट में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और अक्रूड इनकम लिखना भूल गए, फिर देख रहे हैं यार बैलेंस शीट तो टैली नहीं हो रही है। ये सब नहीं चलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मॉक टेस्ट पेपर का क्वेश्चन है, मतलब इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई होगी इस क्वेश्चन में, तो एग्जाम में ये क्लिक नहीं करेगा। तो फिर एग्जाम में परेशान होते रहना कि यार बैलेंस शीट क्यों नहीं टैली कर रही है, और फिर मतलब कौन से ये पास एडजस्टमेंट्स करने हैं, और कैसे ये अमाउंट टू बी ब्रॉट इन बाय चैपलिन निकालना है, वगैरह वगैरह। राइट, तो यू शुड बी, मतलब दिस क्वेश्चन मस्ट बी ना कमिटेड टू योर मेमोरी। ये आप लोगों को एकदम रटा हुआ होना चाहिए ये क्वेश्चन। समझा मैं चुका हूं, समझने के बाद आप रट सकते हो। बिना समझे रटना इज अ क्राइम, बिना समझे रटना इज अ क्राइम। एक बार समझा दिया, उसके बाद तो भाई साहब इतनी प्रैक्टिस कर लो इसकी कि ये पूरा रट जाए। ठीक, एग्जाम में आए तो फिर सोचना ना पड़े, फटाफट ये क्वेश्चन हो जाए। ठीक, चलो डन, ओके।